हेलो। हाय, गुड मॉर्निंग। हाय तनिष, हाय ओमकार। हेलो, गुड मॉर्निंग। अह, वाह, लालबागचा राजाचा कसं इसका बॅकग्राउंड मिल गया? लावलं तुला. हा बॅकग्राउंड का डाउनलोड केला ओमकार? हो हो, डाउनलोड केलं. थांबा, 5 मिनिट क्लिनिंग करणार आहे ना. हा कसं काय ऑनलाईन आज? राजा दिसतच नाही. ओमकार, बॅकग्राऊंड काढ. हा, असं बघावं लागेल तो. नको, मी एनिवे तुझ्या स्क्रीनवर नाही बघणार. लालबागच्या राजाचे थीम ठेवले. काय रे? आमचं दर्शन करवलंच, थँक्यू. मुख्य दर्शन. यस, सो ये एग्जाम्पल अपना लास्ट टाइम हुआ था, उसका सॉल्यूशन यहाँ पे है. सो जो लोग ऑनलाइन देख रहे हो, प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट दिस थिंग डाउन एंड देन गो अहेड. ओके, चलो. नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 7. 7th क्वेश्चन में क्या करना है पता है? एक बैलेंस शीट बनाना है, बट थोड़ा 2-3 एंट्री मार के. तो यू वुड नीड समथिंग लाइक दिस, जो यहाँ पे अपन ने किया था लास्ट सम में. ठीक है, दिस वॉज 23rd सम विच यू डिड यस्टरडे. इसमें शेयर कैपिटल, ये वो सब जो डेटा लिखा है ना, वैसा अपने को थोड़ा वर्डिंग सीखने का है. इस वजह से अपन ये सम कर रहे हैं. बाकी सम में दम नहीं है, फटाफट करते हैं. एंड शुभम हैज टोल्ड अस टू डिस्कस, वो अपन थोड़े टाइम बात करेंगे डिस्कस में, थोड़े टाइम बात करेंगे. अ कंपनी हैज ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ 10 लाख डिवाइडेड इनटू 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच. ठीक है. It decided to issue 60,000 shares for subscription and received applications for 70,000 shares. 60,000 शेयर्स है उसके पास, 70,000 एप्लीकेशन है. It allotted 60,000 shares and rejected the remaining applications up to 31/3/2020. Okay, year end data. It has demanded or called 9 rupee per share. All shareholders have duly paid the amount except one shareholder holding 5,000 shares who has paid only 7 per share. समझ में आया? तो अपने को कितना कॉल में पैसा आया, क्या आया, वो अब एंट्री के थ्रू लिखने का जरूरत नहीं है. वी विल डू सम वर्किंग्स. सबसे पहला, नंबर ऑफ शेयर्स 60,000, राइट. कॉल्ड अप अमाउंट ₹9, बराबर. तो तुम लोगों का इशूड सब्सक्राइब्ड क्या होता है? हेड होता है. सुनो सब लोग, यहाँ पे देखो, ये बैलेंस शीट में तुम लोगों ने अगर ठीक से लिखा रहेगा तो देखो क्या लिखा है. सबसे पहला ऑथोराइज्ड. ऑथोराइज में यू आर जस्ट गिविंग इंफॉर्मेशन कितना अथॉरिटी है. आई रिपीट, सब फोकस इधर. ऑथोराइज शेयर कैपिटल में कितना शेयर्स ऑथोराइज्ड है, इसका इंफॉर्मेशन दिया जाता है. ठीक है. हमारे केस में इन 7th सम 10 लाख का ऑथोराइज शेयर कैपिटल है. मतलब यहाँ पे लिखेंगे 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच. बस डबल अंडरलाइन, उसका इंफॉर्मेशन खत्म. नीचे आता है इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप. तो उसका आएगा इशूड सब्सक्राइब कॉल्ड अप एंड पेड अप. तो उसमें इंग्लिश में क्या लिखेंगे सुनो. 60,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इज इशूड. उसको सब्सक्राइब किया पूरा 60,000 लोगों ने. एंड कॉल्ड अप कितना है, कॉमा ₹9 कॉल्ड अप. ऐसा लिखना रहता है. आई गिव यू द वर्डिंग्स अगेन. 60,000 शेयर्स, यहां पे ध्यान दो, यहां पे क्या लिख के रखा है, 90,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड अप. हमारे क्वेश्चन में क्या हमारा शेयर्स फुल्ली पेड अप है? नहीं. इनफैक्ट फुल्ली पेड अप है, लेकिन कॉल्ड अप फुल्ली नहीं है. फुल्ली पेड अप और कॉल्ड अप में क्या फर्क है बताता हूं. ₹10 का शेयर है, मैंने ₹8 कॉल किया, पर पूरा ₹8 पे हो गया, देन इट इज टर्म्ड एज फुल्ली पेड अप. नो, इट इज नॉट. एक मिनट में बात बोलते बोलते कंफ्यूज हो गया. नो, फुल्ली पेड अप मतलब ₹10. सॉरी, कैंसिल कैंसिल. सुनो, ₹8 अगर कॉल्ड है ना, तो वो फुल्ली कॉल्ड अप भी नहीं है एंड पेड अप तो ऑब्वियसली है ही नहीं. ठीक है. तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 60,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, कॉमा कितना कॉल्ड अप है, ₹9 कॉल्ड अप. ऐसा लिखने का, ऐसा वर्डिंग्स लिखने का. वापस बोलता हूं, 60,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, कॉमा ₹9 कॉल्ड अप. वंस
द फाइनल कॉल हैपेंस, वो ₹9 कॉल्ड अप हट जाएगा, 60,000 शेयर्स और ₹10 ईच, बस वहां पे लिख देने का। एंड अगर फुल्ली पेड अप रहेगा तो फुल्ली पेड अप, पर अगर फुल्ली पेड अप नहीं रहेगा तो लेस कॉल्स इन एरियर्स आएगा। समझ में आया? जो हमारे केस में है। तो ये सब प्रेजेंटेशन का बात है, इसमें कोई जर्नल एंट्री स्किल नहीं है, तो ये जस्ट एक सम इसके लिए डाला है कि जर्नल एंट्री या बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन कैसे होएगा। ठीक है। उसमें से व्हाट वी हैव इज कुछ कॉल्स इन एरियर्स, अमाउंट कॉल्ड अप 9, कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स कितना आएगा पता है? 5,000 शेयर्स इंटू ₹2 इक्वल टू 10,000। आया समझ में? कॉल्स इन एरियर्स अगर तुम लोग एंट्री पे ध्यान दोगे, तुम लोग एक फाइनल एक कॉल करते हो, इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट, यस और नो? यस। विच मीन्स कॉल्स इन एरियर्स फर्स्ट टाइम डेबिट हुआ है, उसको एक डेबिट बैलेंस रहेगा, वो एसेट साइड पे दिखाया जाना चाहिए, लेकिन हम उसको लायबिलिटी साइड पे दिखाते हैं कैपिटल के साथ। तो एक एसेट साइड का आइटम लायबिलिटी साइड पे दिखाया तो माइनस साइन में दिखेगा। आई रिपीट, अगर एक एसेट साइड का आइटम एसेट साइड पे दिखाया पॉजिटिव, लायबिलिटी साइड का आइटम लायबिलिटी साइड पे दिखा पॉजिटिव, पर एक एसेट का आइटम लायबिलिटी पे दिखाना है तो साइन चेंज हो जाएगा। मैथ्स में अपन ने पढ़ा था ना, ए प्लस बी इक्वल टू सी, अगर बी ए साइड चला गया तो सी माइनस बी हो जाता है कि नहीं, इसका साइन चेंज हो जाता है कि नहीं? वैसा ही बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट का सेंटर लाइन इज इक्वल, एक साइड एसेट है एक साइड लायबिलिटी है, अगर एलएचएस से आरएचएस में गया या आरएचएस से एलएचएस में गया तो साइन चेंज हो जाता है, माइनस का प्लस प्लस का माइनस। समझा सब लोगों को? ठीक है। तो ये कॉल्स इन एरियर्स एक्चुअली एसेट साइड है लेकिन वो लायबिलिटी साइड पे माइनस बोल के दिखेगा। ठीक है। व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट हेलो इज, सर। यस यस बोलो मधु। सर वो लायबिलिटी साइड क्यों आएगा? क्योंकि उसको कॉल्स है ना, कॉल्स, तो उसको हम लोग कैपिटल के साथ मैचिंग करते हैं कि मेरा कैपिटल इतना है लेकिन अभी तक इतना पैसा रिसीव होना बाकी है, ऐसा। ओके। समझा? तो वो मैचिंग करके दिखाना रहता है। इट इज लाइक अगर तुम लोग देखोगे ना, आरडीडी है ना, आरडीडी, आरडीडी एक प्रोविजन है, ठीक है, एंड प्रोविजन हमेशा लायबिलिटी रहता है, प्रोविजन इज ऑलवेज अ लायबिलिटी। लेकिन तुम लोग 12th स्टैंडर्ड से पढ़ते हो डेटर्स लेस आरडीडी, एंड यहाँ पे ऐसे ऐसे लिखते थे और बाहर अमाउंट लिखते थे, क्योंकि आरडीडी किसका है? इस डेटर्स का है, तो मैचिंग करने के लिए उसको साथ में रखते हैं। तो ऐसा बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन रूल्स है, इसीलिए हम लोग को ऐसा करना पड़ता है बस। ओके, तो ये हो गया ना। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कैलकुलेट कैश रिसीव्ड, क्योंकि बैलेंस शीट टैली करने के लिए कैश का मालूम होना बहुत जरूरी है। अब मैं बताऊं कैश कितना रिसीव हुआ। सबसे पहला 70,000 इंटू कितना है, एप्लीकेशन फॉर रिसीव्ड फॉर 70,000, रिजेक्टेड फॉर 60,000 जाने दो, तो अपने को रिजेक्ट होने के बाद रिटर्न हो गया, तो कितना एप्लीकेशन का पैसा वो नहीं मालूम, लेकिन अपने को ये मालूम है 60,000 इंटू 9 आ गया। समझा कि नहीं? 60,000 इंटू 9 नहीं, सॉरी, माइनस, ठीक है, माइनस 5,000 इंटू 2, ये समझा कि नहीं? टोटल कैश इतना आना चाहिए, 60,000 शेयर, ₹9 पूरा कैश मिल जाना चाहिए, सब कुछ बराबर रहता तो 60,000 इंटू 9 मिल जाता, लेकिन हम लोगों को 5,000 इंटू 2 कैश नहीं मिला है। समझा कि नहीं समझा? तो कैश कितना मिला है फिर? 9 6 54 माइनस 10,000, 5,30,000। आया सबको समझ में? ठीक है। सो ये सम को हम लोग को अलग तरीके से सॉल्व करना है, सिर्फ बैलेंस शीट बनाने का है। एंड ऑफ कोर्स बैलेंस शीट ये वाला तो बनेगा ही नहीं, बट एटलीस्ट तुम लोग को मालूम होना चाहिए बैलेंस शीट में क्या क्या कैसे आता है। सबसे पहले इधर आएगा ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, ठीक है। ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितना है पता है? 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, बस, और टोटल अमाउंट 1 लाख। 1 लाख शेयर्स 10 लाख, ये उल्टा दिखाएगा मैंने, नहीं बराबर है, बराबर है, कर रहा हूँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ।
क्या आएगा? इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप एंड पेड अप। ठीक है, यहां से बैलेंस शीट शुरू होता है। कितना इशू किया है? 60,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, कॉमा ₹9 कॉल्ड अप। समझा? इसका आएगा 6 9 जा, पूरा आएगा अमाउंट 9 6 जा 54। आप बोलोगे सर क्यों? बाय 5,40,000। क्योंकि इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट होएगा, वो हर एक एंट्री में होएगा। मैं एग्जांपल देता हूँ। एप्लीकेशन के टाइम पूरा कैपिटल क्रेडिट होएगा, अलॉटमेंट के टाइम क्रेडिट होएगा, फर्स्ट कॉल के टाइम क्रेडिट होएगा। कॉल्स इन एरियस आता भी है तो भी वो नेक्स्ट एंट्री में आता है। नहीं समझा? कॉल ड्यू, तो कॉल इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कर देते हो। फिर अगर कॉल्स इन एरियस है तो नेक्स्ट एंट्री में एडजस्ट करते हो ना। इक्विटी शेयर कैपिटल को एडजस्टमेंट कुछ नहीं करते। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में पूरा ही अमाउंट आएगा। समझा? विच इज वाई अपन बोल रहे 5,40,000 आ गया, लेकिन सच्चाई में 5,40,000 आया क्या? नहीं। इसीलिए इधर लेस कॉल्स इन एरियस किया जाता है। तो इसका ना एक कॉलम बढ़ा देने का। इधर 5,40,000, इधर आएगा 10,000। बाहर के कॉलम में कॉलम में बढ़ा दो। ₹5,30,000। हो गया। अब इधर सिर्फ एक कैश अकाउंट आएगा, बैंक अकाउंट, 5,30,000। बस इतना ही बनाने का है, हो गया सम। ये सम का पर्पस क्या है पता है? सिर्फ तुम लोग को ये बताना कि ऐसा कॉल्स इन एरियस आएगा तो कैसे प्रेजेंटेशन करने का, बस। कुछ आएगा नहीं, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, एग्जाम में नहीं आएगा। इज इज अंडरस्टूड? चलो कॉपी करो। रिमोट किसके पास है? वो नहीं ऐसे। ये तो बहुत हड्डी देता है। चल, थोड़ा पाएगी अभी रात में नहीं। 24 इश्यू ऑफ शेअर्स इतके होत आहे पण त्याने हेच केलेलं आहे त्याला अगोदर केलं. हा तो मला एसपी वर नव्हता हे एसपी मध्ये पण होते इश्यू पण थिअरी पूर्ण थिअरी होत नव्हते. आणि असं काय भावा म्हणजे काय फॉल्स इन ऍडव्हान्स काय मला माहिती नाही. दिस नव्हे समजून तेवढं
अरे आधी पण. अरे टिश्यू आहे. बार्बीची साडी पडली. अरे काय माहिती रे जाम डार्क होत तेरा मायनस भगवान काय I stand up there. It's like I wish I was like. You would. I she would, yeah. I'm feeling like already. अरे गप बसतोस का अजून काय बोलत कधी मी तास बोलत म्हणून सगळे चालते. आज ऐकत टिश्यू होता भाई एमर्जन्सी साठी ठेवलेला यूज केलेला नव्हता असं दिसत बस 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 झाला डिवोर्स झाला आता कोण नाही जेवण माझं दिसतं असं आता थोडी दिसणार म्हणजे माझ्यातून जाऊन घे का कोणता आहे लिफ्ट मध्ये काढता ना चला आरती काय लगेच लॉंग स्क्रीन हॅलो 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 मग काल प्रेझेंटेशन कसा होता हॅपी बर्थडे कोणचा होता काय झालं किती पुढे निघाली कधी निघाले लालबागच्या राजांनी अरे काय फालतूगिरी आहे विश काय झालं हॅलो सारखं मला त्याच्यावर मम्मीला सांगते पोहोचलेलो 9 वाजता घात करतोय
लैपटॉप में ये करंट के लिए लॅपटॉप पण घेऊन आला घरी ठेवून आलं हो गया? चलो नेक्स्ट सम। ये मैंने पॉज नहीं किया रिकॉर्डिंग। ऑनलाइन वालों कोई डाउट डिफिकल्टी प्लीज अनम्यूट एंड आस्क। नहीं सर। ये बंद कर। नो सर। हाँ ओके समझ गया। ओके ना क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। पेंसिल है क्या? ये बाद में टिक मत करना। पेन से करूँ? नहीं ना, पेंसिल दे। पेन चलता नहीं। इतना स्पेसिफिक ट्रेड्स है, कोई भी जनरेशन हो। मतलब मेरे टाइम में मैं जब स्कूल में था ना तब भी गर्ल्स ऐसे ही थी। सब गर्ल्स नहीं, कुछ गर्ल्स। कुछ लड़के भी थे हमारे स्कूल में जिनको ऐसा पेन से मत कर, पर फिर लड़के है ना, दूसरे लड़के जो होते हैं ना, हम लोग जानबूझ के कर लेते थे। अरे सॉरी, हो गया। आर्यन 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 आलाच काय पेन से आर्यन नहीं आला आज। होता है वेरी गुड। ओके लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, बाद में बात करते हैं। एनीवे चलो फोकस करो। अभी पेंसिल हो गया। मेरे को एक बात बताओ, इसने एक भी चीज मार्क नहीं किया है फ्रॉम सम नंबर 14 टिल सम नंबर 22। कुछ नहीं हुआ है क्या? 14 से लेकर मुझे ना नसतीलच। चलो कोई बात नहीं। हम लोग वो छोटा छोटा सम्स पहले करते हैं फिर लंबा वाला करते हैं। अभी देखो मिनिएचर वर्जन्स देखो, पेज नंबर 4.1.22 क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। Due shares limited did not receive first call money. Per share delayed. This amount was issued on this open call to various account to generalize the सुनो फोकस। ये वाला टाइप का सम्स था ना, एमसीक्यू वाला पैटर्न था ना, उसमें से लिया हुआ है। ठीक है, द आइडिया इज एमसीक्यू वाला पैटर्न का सम्स तुम लोग को देने का क्यों पर्पज है? क्योंकि तुम लोग को क्लिक होना चाहिए कि क्या एंट्री होना चाहिए। तुम लोगों को है ना स्टार्ट टू एंड पूरा पिक्चर पता है, तो बीच का कोई सीन दे दिया, वो सीन के आगे का क्या सीन आएगा ये तुम लोग को फिगर आउट करना होना चाहिए। दैट इज द पर्पज ऑफ पुटिंग दीज सम्स इन द नोट्स एंड ओवरऑल कंसेप्ट स्ट्रेंथन होता है। ठीक है, रैंडमली अगर तुम लोगों को कुछ भी एक छोटा सम दे दिया उसका ये एंट्री आएगा, विच मीन्स तुम्हारा बेस स्ट्रॉन्ग है, सो यू आर एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन। वही पर्पज है ये सब क्वेश्चंस का। तो जो बड़ा बड़ा क्वेश्चंस अपन ने अभी तक किया ना वो एग्जाम में एक्सपेक्टेड है, बिकॉज नाउ यू आर इनटू अ पैटर्न में 6 मार्क 5 मार्क 8 मार्क का क्वेश्चन तुम्हें आएगा। बट फ्यू इयर्स बैक, 3 अटेम्प्ट बैक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अ ईयर एंड हाफ में भी 2-4 अटेम्प्ट बैक, तब एमसीक्यू रहता था अकाउंट्स। समझा? तूने दिया है ना, एमसीक्यू रहता था तभी सिलेबस सेम था, बट यू हैड अ डिफरेंट अप्रोच और डिफरेंट वे ऑफ अटेम्प्टिंग दोस क्वेश्चंस ऑफ स्टडिंग। समझ में आया? सो दैट इज व्हाई यू हैव टू ऑल्सो चेक दीज क्वेश्चंस आउट, सो दैट तुम लोग को समझेगा कि कैसे अपना दिमाग क्लिक करने का। जैसे 16 क्वेश्चन, एवरीवन, A Limited forfeited 30,000 equity shares of 10 each fully called up held by Mr. X for non-payment of final call of 4 each. However, he paid application money 2 rupees per share and allotment money 4 per share. These shares were originally issued at par. Give journal entry for forfeiture. तो उसमें ऑब्वियसली उसमें जर्नल एंट्री नहीं था, उसमें forfeiture में कितना अमाउंट जाएगा वो था।
समझ में आया? वो वाला क्वेश्चन था, लेकिन इसमें तुम लोग को सिर्फ जर्नल एंट्री फॉर फोरफीचर देना है ना। नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? 30,000, बराबर। अमाउंट कॉल्ड अप बताओ। क्यों चाहिए पता है? क्योंकि फोरफीचर के जनरल एंट्री में कॉल्ड अप अमाउंट चाहिए रहता है, समझा? देन यू हैव कॉल इन एरियर, नहीं अमाउंट इन एरियर ऐसा बोलता हूँ। क्या है? फर्स्ट कॉल ना? फाइनल कॉल इक्वल टू कितना है? 4 पर शेयर, 30,000 इंटू 4, समझा? 1,20,000। अभी एक ही एंट्री मारना है, काम खत्म करना है। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, ब्रैकेट में 30,000 इंटू 10। अच्छा, इसमें कहीं दिया है क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम? कुछ कुछ दिया नहीं है तो डोंट अज्यूम। 10 रुपये फुल्ली कॉल्ड अप दिया है, उसमें कुछ सिक्योरिटी प्रीमियम कुछ नहीं लेके रखा है, तो डोंट अज्यूम थिंग्स। ठीक है, तो 30,000 शेयर्स इंटू ₹10, ऑल राइट। टू, कॉल इन एरियर्स, अभी अपन ने सॉल्व किया 1,20,000। ठीक है, टू शेयर फॉर फ्यूचर, करो स्टार्ट। समझा ये? एवढंच आहे, एक्झाम मध्ये नाही आहे ना? हा, However he paid, forfeiture मध्ये तेच अमाऊंट घेतलंय। वो वाला नहीं करने का ना, उसने आगे का बोला ही नहीं है। वो कब करने का? जब री इशू हो जाता है। शी इज आस्किंग वो कैपिटल रिजर्व नहीं करने का क्या सर ट्रांसफर? क्योंकि री इशू का बात नहीं किया है। कैपिटल रिजर्व ट्रांसफर तब होता है जब शेयर फॉरफीचर होने के बाद री इशू होता है, देन कैपिटल रिजर्व, समझा? इसलिए कैपिटल रिजर्व नहीं आएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 17 तुम लोग मेरे को बताओगे बोर्ड पर, मैं लिखूंगा। सिंपल है, यही 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 फॉलो करना है। नेक्स्ट, चलो 17 सम, अभी इसी फॉर्मेट में यू हैव टू टेल मी।
17 में बोल के रखा है एक्स लिमिटेड forfeited 20,000 shares of 10 each, 8 called up, 10 each, 8 called up. For non-payment of first call money of 2 rupees and application money of 2 rupees and allotment money of 4 rupees have already been received by the company. Non-payment of first call money 2 रुपया, इसके लिए उसने forfeit कर दिया, तो फर्स्ट कॉल मनी 2 रुपया है, एप्लीकेशन मनी 2 रुपया है, अलॉटमेंट मनी 4 रुपये. सो 4 + 2 6 रुपीज इज एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट. फर्स्ट कॉल अमाउंट 2 रुपया तो 8 रुपया हो गया, एंड फाइनल कॉल बाकी है वो उसने ऑलरेडी बोल के रखा है. ठीक है. गिव जर्नल एंट्री फॉर फॉरफीचर. अज्यूम दैट कॉल मनी ऑल मनी इज ट्रांसफर टू कॉल्स इन एरियर्स. कुछ भी पैसा नहीं आया तो कॉल्स इन एरियर्स. समझ में आया? ठीक है. तो सबसे पहला मेरे को बोलो नंबर ऑफ शेयर्स कितना? 20,000. एंड सबसे इंपॉर्टेंट कॉल्ड अप ₹8 ना. अपने को फर्क नहीं पड़ता है कि क्या क्या एरियर्स में, क्योंकि सब कुछ कॉल्स इन एरियर्स में. ठीक है. तो कॉल इन एरियर कैन आई से 20,000 इंटू 2 40,000 बराबर है. समझा? चलो एंट्री बताओ. इतने से इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट ये मेरे को बताओ. 40,000 इंटू वॉट? 20 है. सॉरी 20,000 इंटू वॉट? पक्का? करेक्ट. 2 क्या? हाँ वो लिख लो. 2 इज दिस अंडरस्टूड एवरीवन? पक्का? चलो लिखो. ऑनलाइन वालों डाउट है क्या कुछ? ठीक. नो सर. आज तुम लोग तीनों तनिष्क का नहीं, तुम लोग दोनों तनिष्क का ये ले रहे हो. हाउ तनिष लर्न्स. ये पेंसिल पास करना ओमकार. कर नहीं ओमकार इधर नहीं. सॉरी. सुखी आत्मा को मैं ओमकार बोल दिया. क्या होगा? आयुष ने बोली, नहीं आता. एकदम होती ही थोडी मी आयटीएस बदल होती. टैली हुआ. ये कितना है शेयर फॉरफीचर में? कितना आएगा? 1,20,000. 20,000 इंटू 6 रुपया बराबर है. इसलिए वो देख के रखा है कि व्हाट मनी विल यू फॉरफिटेड. अभी फाइनल ऐसे टाइप का क्वेश्चन. ठीक है. 18th वन. X Limited forfeited 5,000 equity shares of 100 each, fully paid, which were fully called up, which were issued at a premium of 20. Fine. Amount payable on shares were application 20 रुपया, allotment 50 rupees including premium, and first and final call 50 rupees. Only application money was paid by the shareholders in respect of these shares. मतलब 5,000 shares वाले. 5 जर्नल एंट्रीज फॉर फॉरफीचर. सबसे पहला नंबर ऑफ शेयर्स 5,000. फेस वैल्यू 100. प्रीमियम 20. ठीक है. उसके बाद एप्लीकेशन कितना है? 20. अलॉटमेंट 50 इंक्लूडिंग प्रीमियम. तो 30 + 20 बोलने का आदत डालो. ठीक है. 50 टोटल 100. ठीक है. नाउ ये किया. इसके बाद अमाउंट कॉल्ड अप कितना है? तो इसके लिए ₹100.
समझा? फुल्ली कॉल्ड अप है ना, ₹100 एंड बस कॉल्स इन एरियाज कितना है? नहीं, उसने क्या बोला, कुछ क्या क्या नहीं भरा है? तो सब कुछ अरियर्स में ना, तो सिर्फ इंग्लिश में लिख देता हूँ, अलॉटमेंट एंड कॉल्स फॉर इन अरियर्स। ठीक है, चलो ये साइड का बोर्ड रब करो, स्कूल का याद। सो नाउ एंट्री विल बी इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट ब्रैकेट, कितना इंटू कितना, ये तुम लोग मेरे को बताओगे? पक्का? नेक्स्ट। पक्का? क्यों? क्योंकि उसने एंड प्रीमियम वॉज कॉल्ड अप इन अलॉटमेंट, और अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है, विच मीन्स प्रीमियम का पैसा नहीं दिया है। वेरी गुड। इंटू 20 डेबिट टू व्हाट? करेक्ट, सबसे पहला टू अलॉटमेंट इन एरियर्स, ब्रैकेट में 5000 इंटू कितना अलॉटमेंट, 50, टू कॉल्स इन एरियर्स 5000 इंटू 50। एक मिनट रुको, 120। हाँ ये रॉन्ग है, नहीं बराबर है, बराबर है, 120 आना चाहिए टोटल, करेक्ट है। समझ में आया? इज इज अंडरस्टूड एवरीवन? फोर फीचर ही मेन है, बाकी इशू ऑफ शेयर्स तो 12th में ही पढ़ा है। आज अपन फोर फीचर खेलेंगे, वही करना है अपने को। इधर होता तुला वेसल था क्या इनसे? तेरे को देख के लगता तो नहीं है तू यूज कर, थोडा अक्षराचा फॉन्ट साईज वाढवा परीक्षेत। इथे ठीक आहे, इथे हवं तसं लिह। वो बैच में एक लड़की है जो एकदम बड़ा बड़ा लिखती है, टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों कनेक्ट होता है उसका। तो इतना बड़ा लिखने के बाद नेक्स्ट टाइम में इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा, 5-6 लाइन लिख ले तो ऐसा लगता है बाप रे क्या खिचड़ी है। तो उसको मैंने बोला भाई थोड़ा फॉन्ट साइज छोटा कर। हैंडराइटिंग का प्रॉब्लम नहीं है, पर इतना बड़ा लिखती है ना कि एक भी कटिंग हो गया तो मतलब बहुत खिचड़ी दिखता है। तो इवन उससे भी वो एग्जाम में इरिटेट हो जाएगा। प्रेजेंटेशन बहुत कुछ है रे एग्जाम में, कोकण में तुम लोगों को ऐसा ख्वाब दिखाते हैं लोग हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट है भाई। मैं सामने से बोल रहा हूँ, एकदम रियलिटी चेक, मैं ऐसा झूठ वूठ नहीं बोलता। मैं ये नहीं बोल रहा तुम लोग उड़ोगे, मैं ये बोल रहा हूँ डिफिकल्ट है। तो तुम लोग को तैयारी लाइफ में जब सबसे ज्यादा पढ़ाई ये एग्जाम के लिए करना पड़ेगा, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हिसाब है अब तक का। उसके बाद स्टेटमेंट चेंज हो जाएगा कि उसके बाद सबसे ज्यादा पढ़ाई प्रोफेशनल का करना पड़ेगा। और तुम लोग वो सब कुछ फायदे का नहीं है रे, बहुत सारे घूमते हैं आप सीएस वाले। मतलब मिलेगा सेमी क्वालिफाइड का, नौकरी वोकरी भी मिल जाएगा, यू विल बेटर ऑफ देन अदर बीकॉम स्टूडेंट्स, बट एक लेवल तक ही मिलेगा, जूनियर लेवल पे मतलब। तो फिर आगे अगर बोलते हैं ना करियर में ग्रोथ चाहिए तो फिर प्रोफेशनल डिग्री चाहिए। कितनी बार तो ऐसा होता है काम एकदम फालतू का होता है, ठीक है, लेकिन जस्ट बिकॉज उनको एक सेक्रेटरी चाहिए होता है तो वो लोग पोजीशन ओपन रखते हैं, कोई कंपनी सेक्रेटरी चाहिए। ये पढ़ाई करो, बहुत मेहनत है। एंड हाउ मेनी ऑफ यू आर, मोस्टली एवरीवन, ये शुभम को छोड़ दिया तो मोस्टली एवरीवन इज स्टिल इन कॉलेज राइट?
कॉलेज में एक जगह होता है जहाँ पे तुम लोग शायद जाते रहोगे, तुम लोग थोड़े स्कॉलर लोगो, एक लाइब्रेरी नाम का जगह होता है। हाँ, जाओ। क्यों मालूम है? तुम लोग उसका फीस भरते हो, तुम लोग को मालूम नहीं, अपना फी रिसीट देखो, लाइब्रेरी का अलग फी रहता है। मतलब कभी ऐसा मैं बोलूँ ना मेरे को डोनेशन दो और तुम लोग जाओ लेक्चर अटेंड करो, ऐसा करोगे क्या? नहीं। या कोई दुकान वाले को है ना 100 रुपए दे के आओ, पर उससे डोसा खाओ मत, ऐसा करोगे? नहीं। वहां पे डोनेशन नहीं दोगे, लाइब्रेरी को क्यों डोनेशन देने का? जाओ जरा उधर देखो। हमारे लाइब्रेरी में ऐसा बैठने के लिए है तो क्या खड़े रह के पढ़ने के? काउंटर है, पीछे ये आयुष कभी गया नहीं लाइब्रेरी। बुक चाहिए वो ला उसको के बाहर देते से ही देखा होगा वरना गया होगा मैं। कौन सा कॉलेज है? हैं। पेड़ीगर। एक दो सुन, कभी कभी दो रहता है, एक होता है रीडिंग हॉल और एक होता है लाइब्रेरी। तू रीडिंग रूम मध्ये क्लास समोर आहे कॉलेज देख देख, कॉलेज में लाइब्रेरी ने ये बोलेगा ना तू, तो बहुत बवाल हो जाएगा ऐसा मुंबई यूनिवर्सिटी में। ऐस, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। व्हाट यू आर सेइंग इज राइट। कुछ जगह पे लाइब्रेरी जहाँ बुक्स का सेक्शन ही अलग होता है, रीडिंग हॉल होता है, देन दैट इज अ डिफरेंट थिंग। मेरे क्यों बोल रहा हूँ बताए? स्टार्ट गोइंग देयर, रोज सुबह एक डिसिप्लिन बनाओ, कॉलेज जाकर उधर 2 घंटा। देखो घर पे पढ़ाई करने लायक ये कोर्स नहीं है, ठीक है? दिस कोर्स रिक्वायर्स, वेन एवर यू आर गोइंग टू स्टडी फॉर एग्जाम्स, दिस कोर्स रिक्वायर्स फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन एंड अ लेंदी कॉन्सेंट्रेशन। मतलब 7-8 घंटे तुमको कोई डिस्टर्ब नहीं कर, तुम पढ़ाई करो ना करो वो सेकेंडरी है, पर तुम्हें कोई एक्सटर्नल फोर्स डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। एंड वो सिर्फ लाइब्रेरी में ही पॉसिबल है। बाकी कोई जगह पे तुम खुद के घर पे रूम में अकेले बैठे हो ना, फिर भी अकेले बैठना भी एक कभी कभी डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, घड़ी देखते रह जाओगे, ठीक है? फोन नहीं, कुछ नहीं है, घड़ी देखते रह जाओगे, अगर विंडो रहेगा तो बाहर गाड़ियां देखते रह जाओगे, अपने आप होएगा ये, ठीक है? दैट इज बिकॉज पढ़ाई इज द मोस्ट बोरिंग थिंग इन द वर्ल्ड। तो उसको काउंटर करने के लिए कोई फालतू से फालतू चीज भी अच्छा लगने लगता है। बोलने का, चुप बैठो, लाइब्रेरी निकलो यहाँ से। तुम लोग नाही बोलने का, लायब्ररीयन को बोलने का, लायब्ररीयनला सांगायचं ऐकायचं नाही म्हणजे काय, कंप्लेंट करायची, असं थोडी काही नाही, त्यांच्याच बाजूला जाऊन बसायचं, हे टक टक चुप बैठ, बाहेर निकल यहाँ से। 4 वेळा करावं लागेल, मग ते लोक नाही येणार। जब वो लोग को पता चल गया ना टोकने वाला कोई है तो नहीं आएंगे वो। तुम्ही जाऊन प्रयत्न तर करा, एक आठवड्यात ते लोक नाही उठले तर तुम्ही उठून जा, ठीक आहे, बट तुम्ही प्रयत्न करा, दैट्स द पॉइंट। क्योंकि क्योंकि तुम लोगों को यू यू हैव टू रियलाइज, इफ यू सिट फॉर 2 आवर्स एंड इफ यू स्टडी फॉर 1, उसमें से 2 आवर्स में सपोज 1.75 आवर्स, लाइक 1 hour 45 मिनट्स का स्टडी चाहिए ना, तो एक ऐसा माहौल चाहिए जहाँ पे बाकी लोग पढ़ रहे हैं, ऐसा मुंडी ऊपर हो बाकी लोग पढ़ते हुए दिखे तो अपने आप हाँ नहीं नहीं मेरे को भी पढ़ना चाहिए। कभी कभी होता है डिस्ट्रैक्शन, बट लुकिंग एट अदर्स यू गेट, इफ नॉट मोटिवेटेड, एटलीस्ट पता चलता है मैं यहाँ क्यों आया हूँ, और अ सेंस ऑफ पर्पस। मुंह उठा के लाइब्रेरी जाने का पर्पस ये कि मैं क्यों उठ के आया, क्योंकि कुछ कुछ तो एजेंडा है, कुछ पर्पस अचीव करना है। अगर मैं इधर के टाइम पास करूंगा तो फिर फायदा क्या उठने का? तो वो एक रियलाइजेशन जाने के लिए भी लाइब्रेरी हेल्प करता है। ऐसा कोई बोलता नहीं है, वो अपने आप हेल्प होता है कि मैं क्यों उठ के आया, एंड एग्जाम कब है, और एक वॉलपेपर पे रख दो खुद के फोन के कि एग्जाम डेट ये है और तुम फेल हो सकते हो, ये लिखना, ये मत लिखना, वही लिखना जिसका डर है, वो मत लिखो जो ऐसा ड्रीम्स, हम पास हो जाएंगे फिर मजा आएगा, वो सब मत लिखना। रियलिटी लिखो कि फेल हो सकते हो, बैंड बच सकता है, वो देखते रहोगे ना अपने आप कुछ ना कुछ आएगा कि हाँ भाई डर आएगा जिससे पढ़ोगे। मैं तो वो पिक्चर देखा भी नहीं है, आई एम श्योर वो अच्छा मूवी है, बट आई हैव नॉट सीन दैट। हाँ फर्स्ट बघितला ना कंप्लीट फर्स्ट बघितला आम्ही जरा मीडियावर ना कंटाळा ना मला फक्त बंदच की प्राईम व्हिडिओ I have even not seen Half CA. I know there is a series like that.
सब हाँ देखा है, बट उसमें सीए बनता तो फर्स्ट कॉलेज असते ना सेकंड सेकंड राउंड असते नहीं मालूम मेरे को। सिर्फ एक लड़का एक लड़की पता है, वो लोग का आपस का क्या इक्वेशन है वो कुछ नहीं पता है मुझे। वो ऐसा चलना है उसमें। सेकंड मानता उसने 10 अटेम्प्ट दिया था तो फाइनली हाँ 6 वर्ष तो अटेम्प्ट देत होता 6 वर्ष 10 वर्ष अटेम्प्ट देणं म्हणजे 20 झाले। नहीं हुआ क्लियर इंडिया वापस क्लियर नहीं हुआ उतना ही है उसके बाद शेड्यूल निकाल ये कमाऊ तो जास्त क्वेश्चन नंबर 19 एका attempt मध्ये आणि इंटर पण एका attempt मध्ये क्लिअर झाला फक्त तुला फायनल होता है। तुम लोग एक सेकेंड उसने सीए को बेच रखा है। तुम्हारे फाइनल वालों को पूछो, तुम्हारे जो एग्जीक्यूटिव से फाइनल में गए फटाफट हो गए थे। फाइनली मेन होता है। तो एग्जीक्यूटिव सिर्फ फाइनल का बोलते हैं ना वार्म अप देने के लिए होता है। जो है वो बता रहा हूँ तुमको। क्या पता नहीं आशीष सर और रिद्धि मैम तुमको क्या सपने दिखा के गए मेरे को नहीं मालूम। मैं तुमको रियलिटी दे रहा हूँ। यहाँ पर फोकस इस पे करो कि मेरे को पढ़ाई खत्म करना है, बहुत सारा पढ़ाई है। क्योंकि सक्सेस रेट कितना रेट परसेंटेज देखा है कभी तुम लोगों का? एग्जीक्यूटिव और ईईटी का परसेंटेज कंपेयर करो। पास परसेंटेज सिंगल डिजिट रहता है। सिंगल डिजिट पासिंग परसेंटेज का मतलब समझते हो? इन अ क्लास ऑफ 100 पीपल मैं 100 लोगों को सिखा रहा हूं, 10 लोग भी पास नहीं होंगे। 8.34 असा था 10 लोग भी पास नहीं होंगे। नाउ द बैड न्यूज इज द परसेंटेज। द गुड न्यूज इज 90 वाले जो फेल होते हैं ना उसमें से 80 पढ़ते ही नहीं। ओके कैसे पढ़ाई करते हैं पता है? 12th की तरह, ईईटी की तरह एकदम एंड में इतना हो जाएगा, अरे हो जाएगा कर लेंगे, हो जाएगा कर लेंगे। ये हो जाएगा कर लेंगे वाले लोग हैं ना वो 80-90% में होते हैं। और जो 10% पास होते हैं ना वो लोग एक्चुअल स्कॉलर लोग होते हैं, जो लोग उतना पढ़ाई करने की जरूरत नहीं रहता, लेकिन बिकॉज दे आर डिसिप्लिन ना वो लोग पढ़ाई हो जाते हैं। सो इट इज नॉट अबाउट इंटेलेक्ट, इट इज अबाउट डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी। कछुआ और खरगोश का तुम लोगों ने रेस का वो बचपन से कहानी सुना था। कछुए को क्यों स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस इज नॉट द is the wrong I would say message of that particular story. Moral of the story should not be slow and steady. Consistency. तुम फास्ट रहो। It is not about being slow and steady. It is about being steady. It is about being consistent. वो एक स्पीड पे चलता रहता है, वो बीच में ब्रेक नहीं लेता। उसको टेंशन ये नहीं है कि मैं आगे के पीछे। उसका फोकस है मेरे को यहां से स्टार्ट किया वो फिनिश लाइन पे पहुंचना है। मैं कभी भी पहुंचू मेरे को चलेगा, पर पहुंचना है। That is the moral of that story and that is what you guys need to be thinking of. सिर्फ फोकस करो प्रोसेस पे। मेरे को रोज पढ़ना है बस। लेट थिंग्स टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। प्रॉब्लम क्या होता पता है? आई टेल यू एकदम नाउ दैट आई स्टार्टेड स्पीकिंग ऑनलाइन वालों तुम लोग भी सुनो। मोटिवेशन लेक्चर पार्ट 1 ठीक है सुनो। यस सर। प्रॉब्लम क्या होता है मालूम है? वी ट्राई टू टेक कंट्रोल इन आवर हैंड्स। मेरे को कुछ लोग कुछ ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द 10% पीपल जो डिजर्व करते हैं पर फिर भी फेल क्यों होते हैं। कुछ लोग कुछ ज्यादा ही कंट्रोल लेने की कोशिश करते हैं। मेरे को ये इससे ही करना है, ये करना है, मैं इतना पढ़ेगा, ये करेगा, वो करेगा। प्रॉब्लम ये है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फैक्टर्स इन दिस वर्ल्ड। कुछ भी कर लो लाइफ में, एक होता है कंट्रोलेबल, एक होता है नॉन कंट्रोलेबल। हमारा फोकस नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स पे चला जाता है। पेपर कैसे आएगा, वो लोग क्या आंसर देंगे, मैं अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो कैसे करूंगा, वो सब पे फोकस करने लग जाते हो जब जिस पे तुम लोग को लगता है फेल होने का सबसे ज्यादा चांसेस है। Whereas the longer and the hard work way is to focus on your studies. तुम्हारे पास बुक दिया है, तुम्हारे पास सिलेबस है, तुम्हारे पास पास्ट पेपर्स का आंसर्स है, वो काम करो बस। और काम करके मैंने इतना पढ़ाई किया है, मेरे को तो दिसंबर 2025 में पास होना ही चाहिए। तुम्हारे हाथ में क्या पास होना? पेपर कौन करेक्ट करता है? तुम लोग करते हो। तुम लोग क्या करते हो? पेपर लिखते हो। तो योर कंट्रोलेबल फैक्टर्स आर गिविंग अ गुड अटेम्प्ट, नॉट करेक्टिंग दैट अटेम्प्ट। भाई ये आंसर इतना अच्छा लिखा, मेरे को 60 तो मिलना चाहिए था। तुम लोग बैठे हो गए उधर एग्जाम सेल में, नहीं ना? तो डिसाइड मत करो। वहां पर तुम्हारा हमदर्द बैठा है ऐसा मत समझो। इन सिंपल भाषा वहां पे सब लोग अपना मार्क्स कट करने, पतंग काटने बैठे हैं, पतंग उड़ाने नहीं बैठे। तो अगर तुम्हें अपनी पतंग बचानी है तो पेपर अच्छा देना होगा, क्वालिटी वाइज, नॉट क्वांटिटी वाइज, क्वालिटी वाइज। इसका मतलब समझते हो?
दो दो सप्लीमेंट लेके इतना मोटा पेपर लेने का जरूरत नहीं है। मेन शीट में ही पूरा आंसर दे दिया फिर भी 60 मिल सकता है, पर जो लिखो वो लॉजिकल सिलेबस वाला लिखो। मेरे को मन में जो आया, मेरे को लगता है इसका आंसर है, ये सब मत करो। तुम्हारे मन में तुम्हारा थॉट प्रोसेस नहीं पूछा है, तुम लोग बहुत ज्ञानी लोग हो। बुक में क्या लिखा है ना वो पूछा है, सिलेबस में क्या है ना वो पूछा है। तुम लोग जब JIGL का पेपर दोगे तो तुम लोग को ये नहीं देखना है कि इसमें और क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, नहीं, जो दिया है वो पहले समझ, फिर नेक्स्ट स्टेप पे जा। कुछ समझ में आ रहा है? यू गाइज हैव टू बी विथ द प्रोसेस, देन थिंक ऑफ चेंजिंग द प्रोसेस। सबसे पहले ये दिमाग में फिट कर लो, और ये लाइफ में काम आता है। मैं आई एम वर्किंग विथ, मतलब मैं आई बीन वर्किंग फॉर 15 14 13 ईयर्स नाउ, ठीक है। मैं जो भी कंपनी गया हूँ यही मंत्रा फॉलो होता है। अपन जाके वहां पर शाना नहीं बन सकते। पहले वो कंपनी में जो काम हो रहा है, तुम्हारे साथ वाले लोग काम कर रहे हैं, तुम्हारे मैनेजर्स क्या काम कर रहे हैं, वो समझो पहले, उसको 2 साल जाते हैं। फिर सोचो कि इसको मैं बदल कैसे सकता हूं, अगर बदलने की जरूरत है तो। नहीं तो उसी चीज को बेटर करते रहो, उस चीज का प्रोसेस को ग्रिप करते रहो, उसमें जो जो चीज आता है वो काम को लर्न करो अच्छी तरह। तो ये तुम शुरुआत से ही शुरू कर रहे हो। पढ़ाई में भी यही करना है आगे, जब तुम लोग, अगर तुम लोग इंटर्नशिप करोगे, बिकॉज यू कैन ऑल्सो स्टार्ट वर्किंग राइट अवे, बट अगर तुम लोग इंटर्नशिप करोगे तो उसमें भी वही करना है, एंड देन आगे जाके प्रोफेशनल बनने के बाद भी यही करना है। तुम लोगों को इंप्रूवमेंट लाने का जो काम है वो तुम्हारे करियर के 10-15 साल बाद आएगा। तब तक तुम लोग सिर्फ सीखने का काम करोगे, समझने का काम करोगे, गेटिंग गुड का काम करोगे। तो अभी भी तुमको वही करना है। तुम्हारे पास 2 महीने का एटलीस्ट क्लास का पढ़ाई है, राइट? इफ आई नॉट रॉन्ग, टुडे 6 सितंबर। तुम लोगों ने नहीं, 6, तुम लोग कभी आए? जुलाई में आए, राइट? मिड जुलाई में आए थे, हाँ, सपोज 20 जुलाई से आए, ठीक है। 1 मंथ 10 डेज का तुम्हारे पास पढ़ाई है। आज घर पे जाओ और सिर्फ देखो कितना सिलेबस करके हो गया। सबके पास मॉड्यूल का एक्सेस तो है ही। वी आर इनटू अ वेबसाइट वर्ल्ड, तो सब लोग वेबसाइट पे जाके सिलेबस देख सकते हो। तुम लोग एक सब्जेक्ट तो चालू होना बाकी है, राइट? वो चालू होने वाले सिलेबस में कितना चैप्टर्स है, वो उसका मॉड्यूल कितना मोटा है वो देखो। तुम्हारे पास टाइम कितना है देखो, मैथ्स करो बेसिक, और खुद समझ जाओगे कि कितना पढ़ाई है और कितना कम दिन बचा है। और फिर प्रॉब्लम क्या आएगा पता है? वेन यू आर पुट इन अ लॉट ऑफ वर्क, तुम लोग काम खत्म करने का मेंटेलिटी रख ही नहीं सकते, तुम लोग काम कम करने का मेंटेलिटी रखते हो। वो है वो 80% वाले लोग। कुछ समझ रहे हो? तुमको इतना खाना दे दिया ना एक साथ खाने, तो तुम नहीं खा पाओगे। तो तुम्हें अपना एपेटाइट, एपेटाइट का मतलब खुराक, धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा। पढ़ाई के मामले में वही से, एक साथ दे दिया, ले पढ़ 5 घंटा, एक दिन पढ़ लेगा, दूसरे दिन सोएगा। धीरे धीरे बॉडी को आदत लगाना पड़ेगा कि मेरे को 1 घंटा रोज पढ़ने का है, फिर 1.5 आवर रोज पढ़ने का है, फिर 2 घंटा पढ़ने का है। और नवंबर आएगा ना, नवंबर जब इधर क्लास एकदम कम हो जाएगा, तुम लोग को कॉलेज बंक मार के सिर्फ पढ़ाई करने का है, स्पेशली दिसंबर, तब तुम लोगों को 8 से 10 घंटा बैठना है बुक्स के साथ। 8 to 10 hours सिटिंग विद अ बुक इज नॉट अ जोक। लोग मुंह उठा के, पुराने जो मेरे से 10 साल बड़े लोग हैं ना, वो लोग ऐसा मुंह पे बोल के आएंगे 9-10 घंटा पढ़ने का। 9-10 घंटा पढ़ने का मतलब क्या खेलने का बात हो रहा है क्या? मैं 9-10 घंटा रोज खेल भी नहीं पाऊंगा। इट इज दैट डिफिकल्ट। तुम लोग को अगर मैं बोलूँ ना, रोज फ्रॉम मंडे टिल सैटरडे तुम लोग 9 घंटा रोज घूमने जाओगे, रोज, मैं देखता हूं कितना लोग सैटरडे तक टिक पाएंगे। घूमते रहने का, बैठने का नहीं। मॉल घूमो, रिक्शा में बैठो, इधर जाओ, स्टेशन जाओ, ये जाओ, घूमते रहो, जस्ट कीप वॉन्डरिंग। तुम लोग वो भी नहीं कर पाओगे। जो चीज में कोई डिसइंटरेस्ट नहीं है, पहला दूसरा दिन बहुत मजा आएगा, एक बार तो थकोगे, पर करना नहीं, रुकना नहीं है, चलते रहना है। तो वो 9 घंटे का अगर आदत डालना है तो कैसे डालोगे? पहले तो 2 घंटा घूमो, फिर उसको 3 घंटा करोगे, फिर 4 घंटा करोगे, फिर अपने आप स्टैमिना बढ़ेगा। अपने आप तुम लोगों का तुम लोग स्ट्रेटेजाइज करोगे कैसा करना है। भाई करना तो है, पर धीरे धीरे खुद सीखोगे कि मेरे को ये 9 घंटा कैसे पढ़ाई करना है। तुम लोग समझ रहे हो? सो इट इज नॉट जस्ट अबाउट कमिंग हियर, सिटिंग फॉर द लेक्चर्स। सर लोग बड़बड़ करते हैं, हम लोग लिखते हैं, मेरा बुक कंप्लीट है, मैं सब टेस्ट में मार्क्स लाता हूं, फिर भी फेल हो सकते हो। द मोस्ट important aspect that you guys should always remember, never to be missed, is success rate is 10%. So there is always a chance that you might be in the 90%. तो हम इसको कैसे इंप्रूव करें सर पास होने का? पढ़ते रहो, बिलीव करो पास होगे, डू द राइट थिंग्स विच आर कंट्रोलेबल।
और बाकी तुम्हारे इंस्टीट्यूट, तुम्हारे भगवान गॉड जो जिसको भी मानते हो उस पे छोड़ दो। अगर वो पर्टिकुलर लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं भाई तुम दिसंबर के लिए नहीं हो, तो शायद देयर इज अ प्लान कि नहीं भाई अभी तू तू रेडी नहीं है, तेरे को पास करेंगे तो आगे और तकलीफ होएगा, रुक जा, थोड़ा और बेटर हो जा, जून में दोनों ग्रुप पास हो जा। मे बी देयर इज समथिंग रिटन दैट वे। सो यू शुड ऑलवेज बिलीव इन फोर्सेस ऑफ नेचर, बट फोर्सेस ऑफ नेचर तुमको तब हेल्प करेंगे जब तुम लोगों को पता है, तुम लोगों ने ये सुना रहेगा बचपन में, कर्म करते रहो फल की अपेक्षा मत करो। हाँ। ये जिसने भी लिखा है और जिसने वो स्लो एंड स्टडी लिखा है, जिन लोगों ने भी ये लिखा है इंडिया के बाहर के, वो लोग का थॉट प्रोसेस को हैट्स ऑफ है यार। वो लोग क्या सोच के रखा रहेगा कि भाई इंसान कैसा है और कैसा बनने वाला है, और वो लोग को ये मॉरल्स हम लोग को देके जाने चाहिए। ये सच है। हम लोग इतना इम्पेशेंट हो गए ना आज के दिन में, अभी क्या भी चाहिए, अभी इतना पढ़ाई क्या, मैं 4 महीना पढ़ाई क्या, पास कैसे नहीं हो सकता, पास तो होना चाहिए। नहीं, नहीं, तुम्हारा कंट्रोलेबल्स नहीं है वो। एंड इफ यू आर अनफॉर्चुनेट तो ही तुम्हारे साथ होगा, ये याद रखो। इफ यू पुट ऑल थिंग्स राइट, फिर भी तुम फेल हो रहे हो ना, तो वो सिर्फ लक है। पढ़ाई साइड में लक, आज नहीं, तारे बदलते हैं, आज नहीं है कल बदल जाएंगे, हो जाओगे पास। पर प्रोसेस तुम्हें बदलना पड़ेगा। तारे अपने आप, तारे कंट्रोलेबल है क्या? नहीं, पर पढ़ाई करना तुम्हारे हाथ में। तुमने पढ़ाई किया फिर भी फेल हो गए, ऐसे केसेस हैं। हाँ, तुम लोग को बेस्ट एग्जांपल तो अभी तक बोला भी नहीं है, इतना पढ़ाई कर लिया, ऑब्सेस्ड हो गए, सब चीज सही कर रहे हो, लेकिन वेयर आउट नाम का एक कंसेप्ट है, कुछ ज्यादा ही अपने बॉडी को वेर एंड टेयर हो गया, ठीक है, रेस्ट बराबर नहीं दिया, खाया पिया बराबर नहीं, इस वजह से ना दिमाग है ना सुन्न हो जाता है, ब्लैंक। मेरे फ्रेंड के साथ मेरे आंखों के सामने ही हुआ, वो पेपर से रोता हुआ बाहर आया, पेपर बहुत रिलेटिवली इजी था, लेकिन उसने इतना अपने आप को स्ट्रेस्ड कर लिया था ना, वो ब्लैंक हो गया। बोलता है मेरे को याद ही नहीं आ रहा था, मैं आधा घंटा बैठ के सोया, ये क्या वो क्या, मेरे को याद ही नहीं आ रहा है। और अब मेरे पास कुछ शब्द नहीं है, मैं उसको क्या बोलूं, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं। तो बट आई कुड थिंक कि अगर ये बोल रहा है, ये सच बोल रहा है, क्योंकि ये मेरे से ज्यादा पढ़ाई किया हुआ है, हमने उसको देखा था, हमारे लाइब्रेरी में आके वो पढ़ता था, उसको मालूम था सब। मे भी रात को कम सोया रहेगा, कुछ तो हुआ रहेगा, वो एग्जाम के टाइम ब्लैंक हो गया। अब ऐसे टाइम पे इंसान क्या करे? तो ये सब भी तुमको ध्यान रखना है कि ये सब भी है, एक्सट्रीम भी नहीं कर सकते, बहुत पढ़ाई किया ना पास हो जाएगा, नहीं, बैलेंस रहना चाहिए। कुछ समझ में आ रहा है? तो ये सब चीज तुम लोग को किसी ने या तो बताया नहीं है, या तो तुम लोग को अभी वो अंडरस्टैंड नहीं होगा कि तुम लोगों ने देखा नहीं हो, भूत की तरह है। जिसने भूत देखा वो मानता है, जिसने नहीं देखा वो नहीं मानता है, विच इज अ डिफरेंट डिबेट ऑल टुगेदर। बट जिसने ये हार्डवर्क करके भी फेल हुआ है ना, उसको ही समझेगा कि ऐसा भी पॉसिबल है। वरना तुम लोग बिलीव करते हो हार्डवर्क पास करता है, एंड आई स्टिल बिलीव हार्डवर्क कभी फेल नहीं करता। प्रॉब्लम इज हम लोग डिफाइन करते हैं हार्डवर्क क्या है, तुम मत डिफाइन करो, इंस्टीट्यूट ने डिफाइन कर दिया है, उतना काम करो, अपने आप पास हो जाओगे। एंड माइंड यू, ये जो 10 और 90 का, अब मैं तुमको इसका आई वुड रिवील द फैक्ट्स, ये 10% ओवरऑल इंडिया का रिजल्ट है, मुंबई का रिजल्ट नहीं है। सिर्फ मुंबई रीजन का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, जहां जहां पे क्लासेस है, जहां जहां पे लोगों को एजुकेशन का बेटर फैसिलिटीज है, जहां जहां पे स्टूडेंट्स थोड़े बेटर, बोलते हैं ना, पढ़ाई की तरफ फोकस्ड है, वो लोग पास होते हैं। बट देर आर एरियाज वेयर एजुकेशन इज नॉट स्प्रेड आउट सो मच, जहां पे लोगों को लैंग्वेज इश्यू होता है। मैं तुम लोग को अभी स्टार्टिंग में लेक्चर में क्या बोला याद है? मैं तुम लोग को बोला इंग्लिश पे फोकस करो, क्योंकि तुम्हारा एग्जाम इंग्लिश में है। लोगों को बहुत कुछ आता है, अच्छा आता है, अगर उनको ऐसा वर्बली बात करें, ओरल एग्जाम लेना वो लोग का, तो वो लोग को मालूम है, प्रोविजंस आता है, लेकिन लिखने नहीं आता है। अब मेरे को एक बात बताओ, ऐसा स्टूडेंट कैसे पास होएगा? क्योंकि एग्जाम ओरल तो नहीं है, उसको प्रेजेंट करने का डिफिकल्टी आता है, नॉट बिकॉज ही कैन नॉट डू इट, बिकॉज उसने उस पर कुछ कभी कुछ काम ही नहीं किया। अरे कोई स्किल बनाना है, अगर खाना, कोई खाना बनाता है यहाँ पे, बॉयज गर्ल्स, कोई खाना कोई भी बनाना चाहिए ही, खाना बनाता है क्या, डे वन से फटाक से सीख गए, मेरे को आ ही गया? कैसे इंप्रूव हुआ? कर करके हुआ कि थ्योरी लिख के हुआ? कुछ चीज कर करके इंप्रूव होता है। यू इंप्रूव योरसेल्फ। तुमने लास्ट टाइम एक चीज अच्छा बनाया, तुमने नेक्स्ट टाइम उससे बेटर किया, क्या किया रहेगा वो, करते करते मेरे को रियलाइज हुआ नहीं, ये ऐसा करने के बजाय ऐसा करता हूँ। वो सेल्फ लर्निंग होता है। कोई चीज कभी कुछ घर वाले बताते हैं कि नहीं भाई तू इसमें नमक अभी डाल रहे, अभी मत डाल, बाद में डाल, अभी डालेगी तो जल्दी पक जाता है, उसको थोड़ा और अपने को कुकिंग करने का, वट एवर, ये टिप्स फिर बाहर से भी आते हैं।
तो तुम जब एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करोगे कि मेरे को एग्जाम अच्छा कैसे लिखना है, तो तुम लोग को समझेगा हाँ ये आंसर गलत है, इसलिए टेस्ट लिया जाता है। टेस्ट का पर्पज ये नहीं होता कि तुम लोग को मार्क्स स्कोर करने हैं सर को भाई। टेस्ट क्यों लिया जाता है? ताकि रिद्धि मैम देखे कि तुम लिखते कैसा हो। मेरे को रिद्धि मैम ने स्पेसिफिक शब्द में बोला हुआ है कि सर नॉलेज है लेकिन लिखने नहीं आ रहा है। जो लिखने नहीं आ रहा अपन कुछ नहीं कर सकते, लिखना तो सीखना पड़ेगा ही। और अगर नहीं आता है तो सीख सकते हो बॉस। इसमें दिमाग को छोटा करने की कोई जरूरत नहीं है कि अरे यार मेरे को नहीं आता है, आई एम सैड। ऐसा थोड़ी होता है यार। बचपन से थोड़ी सब कुछ सीख के आए हो, इधर ही आके सीखे हो ना। एक एक्स्ट्रा चीज सीखने मिलेगा, सीखो। जो रिक्वायर्ड है वो करना ही पड़ेगा। सो ये सब पैरामीटर्स भी है। एंड क्या बोल सकते हैं, फॉर्चुनेटली अकाउंट्स और एफएम में वो लैंग्वेज का तो इशू है। कंसेप्ट समझ गए, बस वहां लिख के आओ, सामने करेक्टर को सब समझ जाएगा। इंग्लिश का कोई इशू नहीं। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं ये पेपर नंबर 4 है, इसमें 60 आएगा। लेकिन क्योंकि लोग इससे डरते हैं, तुम्हारा फ्रेटर्निटी इससे डरता है फॉर सम रीजन, मे बी एफएम इज द रीजन। ठीक है, पहले कॉस्टिंग रीजन था। तो तुम्हारा फ्रेटर्निटी इस सब्जेक्ट से डरता है। उनको एक फोबिया है, फोबिया समझते हो? ऐसा ही डर, मतलब कुछ, मतलब देयर इज नो रीजन, अंदर का डर है। वो डर को बाहर निकालो। ये वाला सब्जेक्ट बहुत सिंपल है। तुम लोग जेआईजी वाले ये सब देखोगे ना, उसमें बहुत प्रेजेंटेशन का रिक्वायरमेंट्स है। वो भी सीखना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो डिफिकल्ट है, मतलब वो अचीवेबल नहीं है। ऑफकोर्स अचीवेबल है, वही तो तुमको बता रहा हूँ कि सिर्फ पढ़ो मत, ये सब एरिया में भी फोकस करो। तो सिर्फ सिर्फ पढ़ाई करके जाओगे पेपर में पता नहीं कैसे लिखने के, तो आधा काम करके फायदा क्या? ये सब चीज भी दिमाग में रखो। देर आर पीपल हु आर एक्चुअली नॉट एबल टू। तुम लोग जो अभी एग्जांपल दे रहे हो ना ऑफ पीपल, जो अपन अभी हाफ सीए का बात कर रहे थे कि लोग 10-10 साल या 10-10 अटेम्प्ट नहीं हो पाते, नॉट बिकॉज दे आर नॉट गुड इनफ, दे आर गुड इनफ, बड़े बड़े हो जाते हैं। लेकिन ये बाकी छोटा छोटा स्किल्स नहीं आता है, पेपर राइटिंग नहीं आता है, पेपर टाइम पे खत्म नहीं होता है, 70 मार्क का ही लिख के आते हो। कितनी बार लोग का सिर्फ 70 मार्क का लिख के होता है। एग्जामिशन मारने के लिए 60 चाहिए, अच्छा स्कोर 50 तो आना है। 70 में से 50 इजी है कि 100 में से 50 इजी है? तुम लोग ही मेरे को बताओ। तो फिर अपना अटेम्प्ट ज्यादा होना चाहिए कि नहीं? अटेम्प्ट अगर ज्यादा होना चाहिए तो लिखने का स्पीड होना चाहिए कि नहीं? लिखने का स्पीड तब होएगा जब तुमको आता है। तुम वहां पे बैठ के सोचोगे तो 5-5 मिनट गवाओगे कि नहीं सोचने में? तो गया ना वो लिखने का टाइम। जब भागने बोला तो चुपचाप भाग। सोचेगा कैसे मैं यार लेफ्ट लू राइट लू कि भागू क्या? ऐसा सोचेगा नहीं, भागो खत्म। तो दैट्स हाउ द थिंग्स वर्क। धीरे धीरे इस पे इंप्रूव करना है, समझा? तो अभी घर जाओ आज, और पहले तो सबसे पहला तुम लोग का एक भी जेएजीएल, एसबीआईएल या कॉर्पोरेट लॉ तो चल नहीं, इसका कोई टेस्ट हुआ है जिसमें तुमने अंग्रेजी लिखा है? जेएजीएल का हुआ है ना? एसबीआईएल का भी। एसबीआईएल थोड़ा सिंपल है क्योंकि उसमें ना ऑर्गेनाइज ओसी को ओसीएसपी टाइप आंसर्स है, तो वो तो रट्टा मार के हो जाएगा। उसका क्या करो, अमल में एक नोटबुक बनाओ, उसके छोटा नोटबुक। मैं ना मेरे 12th का मेरे को सच्ची याद है, मैं उसी का नोटबुक बनाया था। वो माइकल वाज नाम का बुक आता था, वो ना बकवास लिखता रहता था, कुछ कुछ एक आंसर को घुमाता रहता था। ठीक है, इतना मोटा बुक था उसका। उसका एक मैंने हम लोग मतलब मेरे फ्रेंड ने मेरे को बोला, मेरा दिमाग नहीं चल, लेट मी बी ऑनेस्ट, तो मेरे फ्रेंड ने बोला एक काम कर, उसके पॉइंटर्स का खाली बुक बना। वो बुक बना के वो नोटबुक ही पढ़ता रहे अपने आप, और अंदर का कुछ भी लिख सकता है तू। अंदर का थोड़ा तेरे को आ जाएगा। मेन पॉइंटर्स आ गया ना, अंदर का कुछ भी 2 लाइन लिखने का, सिर्फ मेन पॉइंटर्स का मार्क्स है। एंड इट हेल्प रिवीजन करने में भी इजी होता है। और लिख के करोगे ना तो थोड़ा याद भी रहता है। वो चीज तुम एसबीआई में ट्राई करो। जेआईजीएल मेरे को नहीं पता सब्जेक्ट कैसा है, तो आई डोंट थिंक दैट इज रिकमेंडेड हो देयर, बट दैट्स द होल पॉइंट। तुम लोगों को ये पेपर अटेम्प्ट स्किल्स हो ना, सब लोग प्लीज उस सजेस्टेड आंसर्स को तुम लोग क्या बोलते हो? किसी को पता है क्या? मतलब पुराने पेपर्स का आंसर्स अपलोडेड है वेबसाइट पे। उसका नाम क्या है, गूगल करना पड़ेगा। सॉल्यूशन नहीं रे, उसका स्पेसिफिक नाम है। हाँ नहीं रे, बताता हूँ, रुकना। गूगल दिख रहा है ना सबको इधर, बताता हूँ। पेपर सीएस एग्जीक्यूटिव पेपर सॉल्यूशंस आंसर भी गाइडलाइन आंसर्स, ये पढ़ो प्लीज, पढ़ो। क्योंकि गाइडलाइन आंसर्स मतलब, पर वो क्वेश्चन आया है 4 मार्क के लिए, तो गाइडलाइन आंसर्स में बोले 7-8 पॉइंट दियो, पर वो कैसे प्रेजेंट किए देखो। और एक चीज याद रखो,
कोई आंसर 5 मार्क का है, उसका 7-8 पॉइंट है, तो 7 पॉइंट ठीक है। तो उसका 10 पॉइंट है, तो पूरा 10 मत लिख के आओ। 5 पूछा है ना, 5 या 6 लिख के आओ बस। मैंने क्या बोला, क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं। मेक श्योर जो पूछा है उतना लिखो। होगा क्या, तुम 10 पॉइंट लिखते रहोगे, 1 मार्क एक्स्ट्रा के लिए ना 5 मिनट एक्स्ट्रा करवाओगे। उससे अच्छा 5 मिनट में कोई 4 मार्क का आंसर लिख के खत्म हो जाएगा। और तुम लोग को तो पता है लास्ट आधे घंटे में तुम लोग का राइटिंग स्पीड क्या रहता है। कोई रोक सकता है क्या, नहीं, इससे धनाधन कोई पूछता भी नहीं है क्या चल रहा है। मेरे को सब आता है, नीचे से ऐसा ऐसा चलता रहता है। 2-2 सप्लीमेंट मांगते हो तुम लोग, क्योंकि पता नहीं इसमें पावर आ जाता है कुछ तो। ये या ये हाथ, जिसका भी जो भी हाथ हो। तो वो राइटिंग स्पीड में मैं तुमको बोलूं 5 मिनट 2 पॉइंट पे सोच, हट 5 मिनट में 4 मार्क का आंसर हो जाएगा, उसमें को 2 मार्क मिल जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है। सो दैट्स व्हाट यू हैव टू लर्न, कि भाई मेरे को फास्ट ही लिखना है और स्टार्टिंग में वो लिखना है जो मेरे को आता है। वो गाइडलाइंस आंसर्स में क्या होएगा पता है, मैं तुमको बोल रहा हूं ना, भाषा समझो, हाउ टू अटेम्प्ट। एक क्वेश्चन आया तो कैसा लिखने का, वो गाइडलाइन आंसर्स में समझेगा। स्पेशली थियोरी। हम लोग के साथ सीए में ऑडिट में ऐसा होता था, हम लोग को मालूम है आंसर क्या है, पर प्रेजेंटेशन का स्किल रहता है वो नहीं आता था। हम लोग को हमारे प्रोफेसर ने बोला था, हम लोग ऑडिट का क्लासेस भी नहीं लेते थे। हम लोग को सीधा बोला था, हम लोग का जैसे तुम्हारा गाइडलाइन आंसर आता है ना, वैसे सीए वालों का सजेस्टेड आंसर ऐसा आता है। उसने एक ही चीज बोला, सजेस्टेड पढ़ो, खत्म। यही सॉल्यूशन है लॉ के लिए, ऑडिट के लिए, टैक्स के लिए, सजेस्टेड पढ़ो। देखो वो क्या चाहते हैं तुमसे, देखो उनका प्रेजेंटेशन कैसा है आंसर्स का, वो चीज को सीखो, वो चीजों को अडेप्ट करो, अपने आप मार्क्स मिलेगा। कितनी बार लोग, तुमको एक फॉर्मेट में आंसर देना है पर तुम दे नहीं रहे हो, वो एग्जामिनर भी परेशान हो गया, क्या लिख के रखे हैं? हट, 1 मार्क। कुछ समझ में आ रहा है। एग्जामिनर जो तुम्हारा करेक्टर है ना, उसका तकलीफ कम करो, उसको खुश करो, वो तुमको खुश करेगा। पेपर इतना इसलिए बोलता हूँ, नीट एंड क्लीननेस का क्या महत्व है। एक जन ने, 2 स्टूडेंट्स है, एक जन बहुत गंदे हैंडराइटिंग वाला है और एक जन हैंडराइटिंग अच्छा है, बराबर बोलते हैं ना, लेजिबल लिखता है, अच्छा दिखता है। दोनों ने सेम आंसर लिखा ना, फिर भी अच्छे हैंडराइटिंग वाले को 1 मार्क एक्स्ट्रा मिलेगा, क्योंकि साइकोलॉजी है। ऐसा सीएस का रूल नहीं है, जो करेक्ट कर रहा है उसको अच्छा लगा तो हाँ खुश होके दे देगा 1 मार्क, जेब से निकल के नहीं देगा, जो अलॉटेड है वही देगा। ये वाला दुखी होके 1 मार्क काट देगा, ये क्या प्रेजेंट किया है, बड़े होके ये बनने वाला है। कुछ समझ में आ रहा है। यू नेवर नो, अकाउंट्स में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अकाउंट्स में इतना सा लिखना है, वो भी समझ में आ जाएगा, तो उसमें फुल मार्क्स आ ही जाएगा। प्रॉब्लम थ्योरी पेपर्स में होता है। सो इट इज सो डिफरेंट, कि तुमको बोल दिया गया ना 4 पेपर है, एक ग्रुप है, 4 पेपर दो खत्म हो जाएगा। चारों पेपर का प्रिपरेशन ही अलग है बॉस, चारों पेपर का अटेम्प्ट देने का तरीका अलग है। ये 4 अलग अलग एग्जाम्स है, ये 4 अलग अलग, मतलब 12th स्टैंडर्ड अलग, वैसा ये 4 अलग अलग स्टाइल ऑफ स्टडिंग है। वो चीज समझो। कुछ समझा। इसी के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ, नहीं तो यही बोलता रहूंगा। ये ऑनलाइन वालों, तुम लोग को समझा कि नहीं। अभी पता चला लास्ट डे विसर्जन के पहले हाँ गणपति सर। बप्पा क्या चाहते हैं तुम लोग से। हाँ हाँ। हाँ। लाल बाग दिखा रहे इधर। आजा आजा, हो गया टाइक्वांडो। किसी को मार वार मत देना इधर, वो सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए होता है, ये याद रखना, ऑफेंस के लिए नहीं होता है। नमस्कार करा सगळ्यांनी। आज कर रहा है वो। थैंक यू। मुंबईचा राजा चलो आणि पढ़ने में जाते चिंतामणी हैं वापस। आर्यन को बोलो, आर्यन को नहीं देखा तो मोटिवेशन है सिर्फ, और कुछ नहीं है। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, पॉज। मैं क्या कर रहा था, क्वेश्चन नंबर 19, ये तो करना था, ये मेन है। 19 हो गया, नहीं हुआ ना। दूंगा 5 मिनट का ब्रेक दूंगा, जरा वापस आ जाओ। 19 क्वेश्चन करने के बाद करो। मिस्टर शमी has applied for 1000 shares of company XYZ, paying application only 2, but has been allotted only 600 shares. ठीक है। The shares have a face value of 10 and a premium of 2 rupees, which are payable as allotment including premium and final call 5 rupees. अब उसके आगे का, नाउ इन केस मिस्टर शमी डज नॉट पे अलॉटमेंट मनी एंड फाइनल कॉल, हिज शेयर्स आर फॉरफिटेड, फॉलोइंग एंट्री विल बी पास। ये एक्चुअली मॉड्यूल में एग्जांपल है, ये क्वेश्चन तुम्हारे मॉड्यूल में एग्जांपल है, और फॉरफिचर सिखा रहा है वो।
तो उसने एक एग्जांपल ऐसा दिया, अपन स्टार्ट टू एंड इसका स्टोरी पूरा करेंगे, समझा? एप्लीकेशन पे कितना पैसा आएगा, अलॉटमेंट में क्या अलॉटमेंट इन एरिया आएगा, हाँ हाँ अपन आता करो। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर ऑफ शेयर्स उसी का करेंगे, नहीं अप्लाइड, अप्लाइड तो यहाँ पे अप्लाइड लिखो 1000। अलॉट कितना हुआ उसको, ठीक है, फेस वैल्यू कितना है? एक बार क्वेश्चन रीड करो सब लोग, टेक 5 मिनट्स, आई वांट यू टू रीड द क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन पढ़ोगे तो समझेगा, फिर भी पढ़ो, पता है तुमको 10 आता है, फिर भी पढ़ो। मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन रीड करो, नहीं सर 10 हम लोग को मालूम है, हम लोग पढ़ लिया, पढ़ो क्वेश्चन। चलो हो गया पढ़ के सबका? आंसर माय क्वेश्चंस नाउ एवरीवन, ऑनलाइन वाला ध्यान दो। एप्लीकेशन पे 2 रुपये मैंने लिख दिया, बाकी लिख के रखा है, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड अपलोड अलॉटेड वो सब सीखे। बोलो अलॉटमेंट में क्या लिखूं? 3+2, 3+2 की 2+3 पक्का? अच्छा, इज देयर अ डिफरेंस इन दिस कंटेक्स्ट? यस, बिकॉज वी हैव टू अप्लाई द फेस वैल्यू फर्स्ट एंड देन द प्रीमियम। वही मैं सोचू उधर, आई वाज लुकिंग देयर, तेरा आवाज सुन के बोला आवाज आ तो रहा है, बेटा किधर है? नेक्स्ट, फाइनल कॉल कितना है? 5 रुपया, ठीक है। अब उसने अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन बताओ। अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, एक बोलता है 1000 × 2, बाकी लोग क्या कर रहे हो? रॉन्ग है राइट है मैंने बोला नहीं, हाँ मैसेज लिख, करेक्ट है, ठीक है। अमाउंट ड्यू, शाबाश। तो एक्सेस ट्रांसफर टू अलॉटमेंट, एक्सेस ट्रांसफर टू अलॉटमेंट अलग मीनिंग हो जाएगा, ट्रांसफर्ड। ये देखो मैंने बोला ना अंग्रेजी, अगर मैं लिखूंगा एक्सेस ट्रांसफर टू अलॉटमेंट एंड एक्सेस ट्रांसफर्ड टू अलॉटमेंट, सिर्फ ईडी की वजह से ना पूरे सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है। पहले का मतलब मैं अलॉटमेंट में कितना एक्स्ट्रा मतलब डाल चुका हूं या वटेवर, एक्सेस ट्रांसफर मतलब करना चाहिए, और यहाँ पे ट्रांसफर्ड हम ट्रांसफर कर रहे हैं, कर चुके हैं भी नहीं, वही कर रहे हैं या कर चुके हैं, या हम लोग ऑलरेडी करने वाले हैं बेसिकली, या टू बी ट्रांसफर्ड टू अलॉटमेंट 800। ठीक है, नाउ अलॉटमेंट ड्यू, 3 की 5, अभी मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, तुम लोगों को समझ में आना चाहिए। कैसे आया? जिसको नहीं समझा प्लीज सवाल पूछो, इसलिए मैं बोला मैं अभी डायरेक्ट लिखता हूँ। एनीवन नॉट क्लियर? नहीं मतलब समझा, हाँ उल्टा सवाल पूछता हूँ, मतलब ठीक है। अलॉटमेंट एंड कॉल्स इन एरियस, कॉल्स मिला क्या? कॉल का पैसा नहीं मिला ना? फर्स्ट फर्स्ट कॉल नहीं गया, कॉल इन एरिया।
क्या आएगा 600 × 5 अगेन 3000। समझ में आया? अब इसमें क्या होगा, इसमें अपन सिर्फ इसका इंक्रीज कर रहे हैं। तो अगर इसने पैसा दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट, इसने पैसा नहीं दिया तो सब कुछ एरियाज में आ जाएगा। इज दिस क्लियर? ठीक है। अब और कुछ पेंडिंग है? फोरफिट हो जाएगा ना इसका शेयर्स, बाद में फोरफिट होने वाले हैं, ठीक है। फोर्थ फीचर के टाइम फोर्थ फीचर का एंट्री करेंगे। चलो कॉपी करो ये। पूरा एंट्री करना है कि सिर्फ फोर फीचर का? नहीं, पूरा पूरा इसका स्टार्ट टू एंड का प्रोसेस देख ले। देखो अब मैं पूरा एंट्री बताऊंगा तुम लोग को, एग्जाम में अगर सिर्फ फोर फीचर आया तो तुम लोग कर पाओगे, पर मैंने सिर्फ फोर फीचर बताया तुम लोग को एग्जाम में पूरा एंट्री आ गया तो मेरे को ऐसा नहीं चाहिए। समझा? वैसा। यस, हो गया। चलो आगे। टेक्नोलॉजी का नया बोर्ड, ये पुराने स्कूल के बोर्ड में नहीं हो सकता था। Who knows, अभी स्कूल में भी ऐसे ही सिखाते लग रहे हैं। छोड़ दिया। अरे से अभी लिख क्या करना देखो यार। हाँ चलो नेक्स्ट, अभी एंट्रीज। फर्स्ट वाला बैंक अकाउंट डेबिट, तुम लोग बताओगे अमाउंट्स। ठीक है। बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ब्रैकेट में कितना आएगा पता है? 1002। शाबाश। बाद में लिखना शुरू करो, मतलब या तो लिखते लिखते बोलते रहो। एप्लीकेशन डेबिट नहीं होता है तो फिर लिखो मत, कोई भी मत लिखो। एप्लीकेशन डेबिट टू कैपिटल ब्रैकेट में 600 × 2 ना, हाँ।
2 शाबाश नेक्स्ट थर्ड बैंक कौन बोल रहा है मेरे को बताओ ब्रैकेट में क्या क्या ये आएगा ये 2 है ये 3 है शाबाश अब पैसा कितना मिला पैसा कुछ मिला क्या ये एंट्री सर। इंपॉर्टेंट है एवरीवन प्लीज पे अटेंशन कौन बोल रहे हैं सर हाँ मधु बोलो बोलो सर सेकेंड एंट्री में अलॉटमेंट को क्रेडिट क्यों किया है अरे एक्स्ट्रा आया ना पैसा एक्स्ट्रा ये देखो एक्सेस ट्रांसफर टू अलॉटमेंट यस 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 क्वेश्चन बोलो मत हाँ। ये देखो यहाँ पे लिख के रखा है कि 1000 शेयर्स का उसका पैसा आया 600 प्रो रेटा जब भी होता है तो अपने को एक्स्ट्रा पैसा आता है कि नहीं जो अलॉटमेंट में डालते हैं रिमेम्बर ये वो है समझा नेक्स्ट यस अभी नेक्स्ट इक्विटी से अलॉटमेंट डेबिट शेयर कैपिटल अब मेरे को बताओ अलॉटमेंट के नाम पे जो पैसा एडजस्ट किया वो ठीक है उसके अलावा कुछ भी पैसा मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ना तो अलॉटमेंट का जो पैसा अपन ने थर्ड एंट्री में डेबिट किया है ना वो डेटर बोल के डेबिट किया रिसीवेबल है अब वो रिसीवेबल नहीं है अब वो एरियर्स है तो जो भी बैलेंस अमाउंट है शुड बी ट्रांसफर टू अलॉटमेंट इन एरियर्स यूजुअली तुम लोग क्या एंट्री मारते हो बैंक अकाउंट डेबिट अलॉटमेंट इन एरियर्स डेबिट टू इक्विटी से अलॉटमेंट इट इज व्हेन तुम लोग पूरे पॉपुलेशन का एंट्री करते हो तब फिलहाल हम लोग सिर्फ एक आदमी का एंट्री कर रहे हैं इसका अलॉटमेंट का पैसा मिलने वाला है क्या बैंक अकाउंट डेबिट होएगा आंसर इज नो ही विल नॉट पे अ सिंगल रुपी टुवर्ड्स अलॉटमेंट जो पैसा दिया है वो एक्स्ट्रा स्टार्टिंग में ही दे दिया है एप्लीकेशन के टाइम सुना तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट तो होने ही नहीं वाला है तो इसके नाम का जो अलॉटमेंट का बैलेंस पैसा है आई रिपीट इसके नाम का अलॉटमेंट का जो बैलेंस पैसा है वो अब रिसीवेबल नहीं है वो एरियर्स है तो उसको एरियर्स में डाल दो सीधा समझ में आया और अगर तुम लोग को अमाउंट में कंफ्यूजन हुआ तो तुम एक काम करो तुम एरियर का एंट्री मार दो हम लोगों ने अलॉटमेंट इन एरियर ढूंढना है ना कितना है ये देखो 2200 बराबर है 2200 अब एक काम करो अब भी क्या अब भी इधर अलॉटमेंट में कितना पैसा गया पता है ये मैं लिख देता हूँ एक्स्ट्रा गया 800 और इधर 6 5 30 6 5 30 मतलब इधर अलॉटमेंट डेबिट हुआ है 3000 और सामने स्क्रीन पे देखो 3000 का क्रेडिट दिख रहा है क्या तुम लोग को अलॉटमेंट में सवाल समझा अलॉटमेंट डेबिट हुआ है 3000 के लिए ऑन द स्क्रीन लुक एट द एंट्रीज कैन यू सी और कैन यू आइडेंटिफाई कि अलॉटमेंट का क्रेडिट अमाउंट कितना है 3000 तो डेबिट 3000 क्रेडिट 3000 टैली हो गया अलॉटमेंट वैसे भी कैंसिल आउट होना चाहिए तो ऐसे करो या वैसे करो तुम लोग को सेम आंसर आएगा इज दिस क्लियर क्या हो गया नहीं समझा अलॉटमेंट एंट्री नंबर 2 समझा एंट्री नंबर 3 समझा अब एंट्री नंबर 4 क्या होता है मालूम है बैंक अकाउंट डेबिट अलॉटमेंट इन एरियर्स डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट ऐसा बोल के बंद कर देते हैं इधर क्योंकि उधर बाकी लोग भी होते हैं और ये अरियर वाला भी होता है इधर सिर्फ अरियर वाला है बाकी लोग पैसा देते हैं जो इधर नहीं है तो बैंक अकाउंट डेबिट तो नहीं होएगा अरियर्स डेबिट होएगा एंड उसी अमाउंट का अलॉटमेंट क्रेडिट होएगा क्योंकि वो अलॉटमेंट का पैसा जो इस आदमी से मिलने वाला है वो अब नहीं मिलेगा तो वो डेटर को कैंसिल करो अलॉटमेंट को क्रेडिट मैं बोल रहा हूं टोटल क्रेडिट्स ऑफ अलॉटमेंट क्योंकि एंट्री नंबर 2 में ऑलरेडी 800 रुपए एक्स्ट्रा मिल गया अलॉटमेंट के नाम पे वो क्रेडिट कर दिया उसको लेकिन जो अरियर्स है वो सिर्फ 2200 है
तो अलॉटमेंट के नाम पे 800 मिल गया, 2200 एरियर्स में चला गया, ऐसा 3000 का क्रेडिट आ रहा है। समझा? अकाउंट्स में ऐसे ही होता है कि एक साथ वो अकाउंट कैंसिल नहीं होता, कभी किसी और के अगेंस्ट होता है, कभी किसी और के अगेंस्ट होता है। तो हमने अलॉटमेंट के नाम पे बोला 3000 चाहिए, उ- उसने 800 रुपये पहले से देके रखा है, वो ऑलरेडी अकाउंटिंग कर दिया, और 2200 अब मेरे को नहीं देगा, वो एरियर्स में चला गया। डेबिट नहीं, क्रेडिट होएगा। 800 डेबिट कब होता है? बैंक अकाउंट फर्स्ट एंट्री में। नहीं समझा? सुनो, वापस बताता हूँ। क्रेडिट का तो टैली होगा ना, फिर डेबिट का भी टैली करने के लिए 800 लगेगा ना, 2200। हो गया ना डेबिट, अलॉटमेंट डेबिट जब किया 3000 आएगा ना। 500 और 2200 है ना, टैली हो जाए ना वो। तीन थर्ड एंट्री में अलॉटमेंट 3000 मैंने लिखा नहीं है, तुम लोग लिखोगे थर्ड एंट्री। 600 into 5 3000 है। वो मैंने लिखा नहीं है, लिखा नहीं है सर। वो मैंने लिखा नहीं है, तुम लोग लिखोगे। एक बार एक काम करो, तीनों एंट्री लिखो, उसके बाद डाउट पूछो, समझेगा? ऐसा है ना, ब्लैंक है, अमाउंट्स नहीं है तो नहीं समझते। सब कॉपी करो, सब लोग ऑनलाइन वालों भी, कुछ भी डाउट रहेगा प्लीज पूछो। सम खत्म नहीं हुआ है, जस्ट इन केस इफ यू आर वंडरिंग। सिक्स हंड्रेड टू फाइव आएगा ना। अभी इधर देख, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 605। सुनो सब लोग, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल ओनली फॉर दिस गाय, क्या नाम है इसका, शमी, ठीक है। बाकी लोग भी देते ना पैसा, तो बैंक अकाउंट डेबिट ये शमी का कॉल्जिन एरियस या हाँ कॉल्जिन एरियस टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल होता। क्या बाकी लोग पैसा देने वाले हैं? नहीं। और ये शमी पैसा देने वाला है? नहीं। तो ये जो फाइनल कॉल डेबिट किया है ना रिसीवेबल बोल के, इट इज नो लॉन्गर रिसीवेबल, कैंसिल करो उसको। तो यहाँ पे फाइनल कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट। थ्री थाउजेंड समझा? एंड अब इसका शेयर हम फोरफिट कर देंगे। चलो फोरफिचर का इंटरेस्ट चलो साथ में ध्यान दो, फिर यू कैन कंटिन्यू राइटिंग सेवेंथ। अब इसका 300 600 शेयर फोरफिट करना है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द अमाउंट कॉल्ड अप? ये सब जो तुम लोगों को मैं पूछ रहा हूं ना, सुनो सुनो एक सेकंड बिफोर यू आंसर, ये जो तुम लोगों को मैं पूछ रहा हूं ना, ये सवाल तुम खुद को पूछना चाहिए जब तुम लोग टेस्ट दोगे, एग्जाम दोगे, ठीक है? सो वो प्रिपेयर कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द अमाउंट कॉल्ड अप? पक्का 10? इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट 10, ब्रैकेट में 600 इंटू 10। सेकेंड क्वेश्चन, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट करूँ क्या? हाँ क्यों? अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट में सिक्योरिटी हो गया, इतना क्लियर आंसर के लिए मैं अभी क्या ही आर्ग्यू करूं? समझ में आया? सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट टू व्हाट? अलॉटमेंट वेरी गुड, जो भी अमाउंट रहेगा टू फाइनल कॉल इन एरियर्स, टू शेयर फॉर फ्यूचर। इज दिस क्लियर? चलो कॉपी करो, छापो फास्ट। आज नहीं, कल चैप्टर खत्म हो जाएगा। अबे आशीष सर मेरे को बोलेंगे नहीं खत्म हो तो भी टेस्ट ले ले, बहुत हो गया इतना लेक्चर बस हो गया। टेस्ट का मेरे को अभी कुछ, आप भी blame करो। तू आने के पहले लोग को बोला मैंने, तू नहीं, तू था क्या लाइब्रेरी के बारे में था, बोला तू था नहीं था ना? कॉलेज जाता है, कॉलेज में लाइब्रेरी पता है ना किधर है? हाँ उधर जा, शायद नहीं पता, पता कर ले और जा उधर, उधर जाके पढ़ने का। क्यों मालूम है? क्योंकि घर पे पढ़ाई नहीं होएगा। अपना जो सिलेबस है, अपने को ऐसा थोड़ा 10 मिनट भी पढ़ने का ना तो भी आधा घंटा बैठना पड़ता है। अपना ऐसा है, अब कुछ कर नहीं सकते। तो वो आधा घंटा कंटिन्यूस कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, जैसे लाइब्रेरी में पॉसिबल है। जैसे कॉलेज की लाइब्रेरी में जाके पढ़, सब लोग को बोला है तो बाद में आया तो तेरे को बोला, कॉलेज रोज जाने का फोकस करो। तुम लोग अगर 8 बजे पे तुम लोग, एक तो आई डोंट नो व्हाट दीस जेनजीस हाउ मच दे स्लीप, व्हेन डू दे स्लीप, ठीक है? बट ट्राई टू वेक अप नॉट लेटर देन 8 o'clock प्लीज। आदत ही मत डालो, अपने बॉडी खराब कर लोगे तुम लोग। मेरे दोस्त लोग, क्यों कितने बजे सो रहा हूँ, 6:30 बजे खुल रहा हूँ। कुछ करता है क्या रोज सुबह 6:30? आर यू यूज्ड टू वेकिंग अप अर्ली? आजकल उठ रहा हूँ, पता नहीं कैसे। उठ के बैठ जा पढ़ने, हाँ या तो वापस नींद आ जाएगा या पढ़ाई हो जाएगा, दोनों तेरे लिए फायदे का ही है। और फिर नींद ही नहीं आता। या तो गो टेक अ शावर एंड गेट आउट ऑफ द हाउस, गो टू योर कॉलेज। कॉलेज, सब कॉलेज पूरे इंडिया में, एटलीस्ट मुंबई में 7 बजे खुल जाता है। हाँ पूरे मुंबई में 7 बजे सब कॉलेज का गेट खुल जाएगा। वॉचमैन तो आ ही जाता है, बाकी टीचर्स आए ना आए। जाओ उधर, लाइब्रेरी खुल जाएगा, बैठ जा। लाइब्रेरी आमची 8 वाजता। ठीक है 8 बजे, 7 बजे कोई भी एक क्लासरूम या कोई भी बाकड़ा पकड़, वहां बैठ जा, कोई नहीं आएगा डिस्टर्ब करने। पर्पस इज तुझे कोई आके डिस्टर्ब ना करे। कभी 12-1 बजे की सोना, कभी 12 बजे सो जाते हैं। दोपहर को सोता है? और हाँ कर ले। 10-5 हाँ तो सोता ही होगा ना यहाँ पे प्रॉपरली सोने का क्या जरूरत है? क्या होता है मालूम है? तुम लोग को है ना, तुम्हारे एल्डर्स प्रवचन टाइप देंगे, बट तुम्हारा बॉडी है ना अमेजिंग है। टीन एज में कसम से कुछ भी करा सकते हो बॉडी से। टीनेज till you are 25 ना, from the age of 15 till 25 your body is ज्वेल, मतलब अमेजिंग है। 2-2 घंटा सो के भी काम हो सकता है। तुम लोग लिटरली 20-20 घंटा जाग के सब सब कुछ कर सकते हो। अगर घूमना फिरना है वो कर सकते हो, खेलना कूदना कर सकते हो, पिक्चर देख सकते हो, सब कर सकते हो। योर बॉडी विल सपोर्ट यू। तो उसको यूज करो फॉर द बेटरमेंट रादर देन जस्ट वार्मिंग योर काउचेस और लुकिंग एट OTTs। डोंट डू दैट, वो वेस्ट ऑफ टाइम है, ठीक है? वो सब अभी मत करो। वो सब कब करो मैं बताता हूँ। दिसंबर नहीं, जनवरी 2 तारीख से लेके 31 जैन, प्रोबेबली 24 अप्रैल तक, 24 फरवरी तक सिर्फ OTT देखो। पूरे दुनिया भर का OTT देखो, जो करना है करो। तो जनवरी 2 या 3 से 24 फरवरी तक, फिर 24 फेब को ही सीरियसनेस आएगा, उसके पहले नहीं आएगा।
रात को जागो। रात को क्यों जाने का? नहीं नहीं उसका कैसा रहता है वो दिन में है ना 4 स्लीप लेता है आधे आधे घंटे। कौन? ब्रूस वेन? बैटमैन। हाँ ब्रूस वेन? अच्छा। रियल में किसी लगेगा। अरे रियल है ही नहीं ना, स्टोरी है ना वो। असली में थोड़ी बैटमैन है कोई कि वो एक्टर सच्ची में ऐसा करता है। यू आर आस्किंग दैट? एक्टर का नाम ब्रूस वेन नहीं है। एक्टर बहुत सारे रह चुके हैं। कौन है वो? डार्क नाइट वाला कौन है, किसी ने देखा है? हाँ, ये क्रिश्चियन क्रिस्टियन बेल, हाँ राइट। वो आदमी पागल है। वो आदमी एक पिक्चर के लिए ऐसा 40-50 किलो का हो गया था। 5 महीने में 45 kg वेट वेट किया गेन, था। करेक्ट। तो अभी इसने भी तो किया था ना, छाव कौन सा? विकी कौशल। अरे बट ये पतला का और पतला हो गया। विकी कौशल हैड टू बिल्ड दैट मच एंड देन बिकम नॉर्मल। ये नॉर्मल था उसको और पतला होने का। उसने 40 वो 60-70 किलो तक लेके गया खुद का वजन, 80-85 से या 55 तक। इतना कम हो गया क्यों? क्योंकि रोल का रिक्वायरमेंट था कि वो बाद में पतला होता है। ये 2 इंच का है। पैसा दिखता होगा। ये लोग का लाइफ हेल है रे बाबा। ये लोग को सब इसलिए वो लोग को का पैसा दिखता है। ये लोग का लाइफ बहुत हेल है। वो लोग का सोचो ना, वन ऑफ माय ठीक है मतलब। नहीं, वो लोग का भी वैसी ही है रे। वो लोग का एक बार एक्टिंग शुरू हो गया तो को छुट्टी नहीं रहता है। अगर एक फिल्म साइन कर लिया ना तो कुछ नहीं, फिर 365 डेज जितना भी अमाउंट 24 आवर्स तुम उनका बॉन्डेड लेवल। जब बोलो शूटिंग के लिए आना पड़ेगा, क्योंकि लोकेशन, टाइम ऑफ द डे, लोगों का अवेलेबिलिटी, लोकेशन का अवेलेबिलिटी सब देखना पड़ता है। वो बैटमैन वो साइन करने के बाद ना, साइन कर ले तो खत्म हो गया। सो इट इज, उनका भी लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल है। हाँ हाँ, तभी ऑब्वियसली हैड टू बी बल्किन। एनीवे, पॉइंट ये, वो लोग को भी मेहनत है। मेहनत हर फील्ड में। ये वड़ा पाव का गाड़ी डालोगे ना तो भी मेहनत है, बहुत ज्यादा मेहनत है। वो गया ना, आर्यन ने बोला ना स्टोरी, वो लोग क्या बेच रहे थे? पानी पूरी बेच रहे थे। तुम लोगों को क्या लगता है वो 7 बजे गाड़ी डालता है, उसका काम 7 बजे चालू होता है? तो काम 4 बजे चालू होता है सुबह को। रात रात को ही पूरा नारियल नारियल सब पीस के रखते हाँ, सुबह चटनी बनाने के लिए 1 घंटा पहले वही ना कहीं वो आवाज देखो कैसा है। दिन में 24 ही घंटा है, कहीं ना कहीं काम का टाइम ठीक स्लॉट है। ये डिसाइड लोग होता का अंदर लोग का तो ठीक है, मतलब रात में तो ऐसे ही दुकान बंद रहता है ना, तो ठीक है वो है। अरे पर काम तो कर रहे हैं ना, ऐसे बैठ के टाइम पास चिल तो नहीं। पैसा छाप, सपोज वो छाप रहा है, ठीक है, पर उसका शेड्यूल ये है तो क्या मतलब है? इतना पैसा छाप के उड़ा ही नहीं पा रहे हो। तो मेहनत तो सब जगह है ही। यू हैव टू स्लॉग। बट पैसा छापना है तो उसका मतलब ऐसे शेड्यूल नहीं है ना, तो बंद रखना, दुकान बंद भी रख सकता है ऐसा। बट वैसा नहीं होता है। यू गेट इनटू, व्हेन यू गेट इनटू एंटरप्रेन्योरशिप, करेक्ट, वो एक दिन का लॉस होता है ना, वो ज्यादा अखरता है। कि 2-3 दिन बंद रखा तो 2-3 दिन का इतना नुकसान हो गया ना, दैट इज मोर, बोलते हैं ना, वो ज्यादा अपने को अखरता है राधा देना। क्या है कोई फिर ऐसे पोजीशन पहुंचे वो नुकसान भी झेल पड़े पाए तो चलेगा। वो बहुत ऊपर, वो सब लोग के बस का नहीं है। हो गया लिख के सबका? चलो 34। आज कितना, 12:30 है कि 12 है? यार यूनानिमसली 12 है। डोसा, डोसे से डोसे का याद आया ना। मैं 10 मिनट छोड़ता हूँ जल्दी। तू तो चुप ही बैठ। यू आर इन नो पोजिशन टू नेगोशिएट। बाकी हाँ सबसे बाहर- हाँ हाँ हाँ, उसको डिस्कस। अभी है ना, टर्न योर अटेंशन टू होमवर्क सम्स। सुबह में आज की डिस्कस कर लो। एक तो क्या, प्रॉब्लम नंबर 2 एंड प्रॉब्लम नंबर 6। ये डिस्कस कर रहे, करना तुमको ही है। मैं कर लिया। प्रॉब्लम नंबर 2 इज ऑन पेज नंबर 2, 4.24। 4 है ना, 2-3 से 2-4 पे आ रहा है। ओके चलो, पे अटेंशन। P Limited issued 1 lakh equity shares of ₹10 each to the public at par. ठीक है। The details are as follows. 1 अप्रैल 2018 को एप्लीकेशन आया, 1/6/2018 को अलॉटमेंट हुआ ₹3 एंड 1 जुलाई को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? एप्लीकेशन फॉर रिसीव्ड फॉर 1,20,000 शेयर्स। जस्ट टू स्टार्ट, हम लोग का 1 लाख शेयर्स है, 1,20,000 का एप्लीकेशन आया और 3 इंस्टॉलमेंट दिया, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल। ठीक है, एक्सेस एप्लीकेशन मनीज वर रिफंडेड। कितना एक्स्ट्रा आया रहेगा? 20,000 शेयर्स पे जो भी एप्लीकेशन का पैसा है
वो एक्स्ट्रा रहेगा, रिफंड कर दिया। ऑल अदर अमाउंट्स एक्सेप्ट द फाइनल कॉल ऑन 1000 शेयर्स वर रिसीव्ड, मतलब ऑल अदर अमाउंट्स वर रिसीव्ड एक्सेप्ट फाइनल कॉल ऑन 1000 शेयर्स। तो तुम्हारा फाइनल कॉल इन एरियाज आएगा, बाकी सब रेगुलर इंटरेस्ट चलता रहेगा। These shares are forfeited and reissued at 8 per share। ये शेयर्स फॉरफिट हुआ तो फॉरफिचर का एंट्री आएगा। फुल्ली पेड अप है, मतलब तुम लोग कॉल्ड अप पूरा है तो 10 रुपए का रिवर्सल होएगा। अच्छा, इसने प्रीमियम दिया क्या? इसमें प्रीमियम है ही नहीं, तो टेंशन नहीं है, ठीक है। उसको फॉरफिट कर दो, एंट्री इशू कर दो 8 रुपए पे, तो शेयर फॉरफिचर का जो बैलेंस रहेगा दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। वेन एवर यू हैव री इशू, कैपिटल रिजर्व आएगा। समझा? आपका डाउट क्लियर हुआ? सिर्फ फॉरफिचर किया तो कैपिटल रिजर्व नहीं आएगा, री इशू किया ना तो कैपिटल रिजर्व आएगा। सबको समझा? तो ये हो गया, कर लो, इजी है, पुट आउट। नेक्स्ट, 6th वाला, Delhi Chemicals was registered with an authorized capital of 15 lakh rupees consisting of 1 lakh 50 shares of 10 each. The company issued a prospectus inviting applications for 60,000 shares at a premium of 2 rupee per share. स्टार्टिंग का 2 लाइन अब इरेलेवेंट है, वो 15 लाख रुपया, वो 1 lakh 50 शेयर्स, वो सब इरेलेवेंट है। अब फोकस क्या? इशूड शेयर्स इज 60,000, 2 रुपए का प्रीमियम, ठीक है। पेएबल एज अंडर, एप्लीकेशन पे 2 रुपया, अलॉटमेंट पे 5 रुपया इंक्लूडिंग प्रीमियम, सो दिस विल बी रिटन एज 3 + 2। उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 5 रुपया। नाउ एप्लीकेशन और रिसीव्ड फॉर 80,000 शेयर्स, पहले इधर ही रुक जाने का, सोचने का कितना शेयर्स था? 60,000। हम लोग को कितना मिला? 80,000। लेटर्स ऑफ रिग्रेट वर सेंट टू रिफंड ऑर्डर्स टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 12,000 शेयर्स। सुना क्या? हाँ 60,000 शेयर्स था, 80,000 शेयर्स आया, कितना एक्स्ट्रा आया? 20 लेटर्स ऑफ रिग्रेट कि नहीं भाई हम तुमको शेयर अलॉट नहीं कर सकते, सॉरी, इसको बोलते लेटर ऑफ रिग्रेट। ये कितने शेयर होल्डर्स को भेजा? तो सबको नहीं भेजा है ना, मतलब अभी भी 80 में से 12 माइनस के 68,000 का पैसा पड़ा है, ये प्रोरेटा होएगा। समझा? प्रोरेटा allotment was made to the balance. Excess money received on application was utilized towards the allotment money. Pass the necessary journal entries in the company. Also prepare the required share capital according to the provision. वो इग्नोर करो, एंट्रीज मार दो। समझ में आया? एंट्रीज मार दो, ठीक है, सिंपल है सम। होमवर्क आता डिस्कस करायचं होतं, तो अभी मेरे को एक छोटा सम लेने का है ताकि तुमको ब्रेक दे सको जल्दी। 10 मिनट के अंदर होने वाला था। वही इसीलिए नहीं तो रैंडमली कोई भी सम उठा लूं, कोई इशू नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 नहीं रे, उसमें पूरा प्रेफरेंस शेयर का स्टोरी है, फॉर फ्यूचर भी है, 20 में ही पूरा स्टोरी है। हाँ ठीक है, चलेगा, 20 इज फाइन। फर्स्ट वाला नहीं किया? चले अभी फटाफट खत्म करना है, मेरे को रियलाइज ही नहीं, सितंबर आ गया। एग्जाम तो ठीक है, पहले सिलेबस खत्म होना चाहिए, पढ़ाई चालू करो तुम लोग को, सितंबर आ गया, वो हो जाएगा। वो तुम लोग को बाद में बुला के सब टिल अक्टूबर एंड में जब तुम्हारे वेकेशन रहेगा ना, वो तुम्हारे बाकी लोग जो बीकॉम करे वो लोग का वेकेशन रहेगा, तुम्हारा वेकेशन नहीं रहने वाला। तुम लोग तो भाई एक दिन भी दिवाली का एक दिन मिलेगा, दैट इज फाइन। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, दिवाली का दिन में तुम लोग करते क्या हो? कोई कुछ नहीं करता दिवाली में, सिर्फ अपने घर के जो लेडीज है वो लोग किचन में बिजी रहते हैं बस, बाकी कुछ नहीं, बाकी सब पड़े रहते हैं ऐसे ही, साफ सफाई पहले ही हो जाता है बस, और लड्डू और चिवड़ा खाते रहते हैं। आई रियली डोंट नो दिवाली के दिन पब्लिक बोले दिवाली, सिर्फ शाम को मजा रहता है, बाकी और सुबह अपन उठते 11 बजे, नहीं जल्दी उठो तो दिन बड़ा लगेगा, ऐसा लगेगा अरे करे क्या हो। तुम लोग को तो भाई बहुत काम है भाई, तुम्हारा दिवाली
विल बी वेरी स्टडी दिवाली. हैप्पी दिवाली नहीं होएगा तुम लोग का. अबे हम लोग का तो एग्जाम दिवाली के अगले दूसरे दिन रहता था. तुम लोगों को तो भी दिसंबर में एग्जाम है. दिवाली यूज्ड टू कम इन अक्टूबर एंड. समटाइम्स लाइक एज लेट एज 30th और 29th ऑफ अक्टूबर. हमारा एग्जाम 1 तारीख से चालू होता है, 1 नवंबर से. तो हम लोग को काहे का दिवाली कुछ नहीं. सीए वालों को कुछ दिवाली वाला हम लोग का 3 जो लोग एक बार इंटर या फिलहाल इंटर है पहले आईपीसीसी था उसमें चले गए ना तो मालूम नहीं कितने नवंबर देने एकदम फ्रैंकली. कौन हाँ पता नहीं कितना नवंबर अब सीए का ही एग्जाम देना पड़ेगा. अगर इंटर नहीं क्लियर हो तो इंटर. फाइनल का तो भाई कोई हिसाब ही नहीं रहता है. तो हमारा तो 4 साल में. बट इंटर क्लियर करने के बाद भी कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट के नीचे अच्छा खासा डिसेंट सैलरी सिर्फ इनिशियल 2-3 साल. उसके बाद ग्रोथ नहीं होएगा क्योंकि तुम यू विल बी नाउ एट पार विद अदर पीपल. जो बीकॉम से स्टार्ट किया तेरे जल्दी स्टार्ट किया ना. तू 2 साल पढ़ाई में गया है, उसने नौकरी चालू कर दिया तो वो जो पगार 2 साल बाद ड्रॉ करेगा तो तुरंत ड्रॉ कर लेगा. तो उसके बाद क्या, उसके बाद तुम्हें लेवल होगा. सीए का एज वो सीए का एज ही मिलेगा. आराम से नहीं मिलता, धीरे धीरे ग्रो करके मिलता है. पहला पगार इंटर वाले को मिल जाएगा, बीकॉम वाले को नहीं मिलेगा. पर वो बाद में 50-60 के बाद अगर तेरे को 70-80 तक पहुंचना है तो बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि बाकी लोग सस्ते में काम करना है. सी थिंक इट इज फुल डिमांड सप्लाई. तो एक कंपनी चला रहा है, तेरे को दूसरा आदमी मिल जाएगा तो 60 में. सेम तेरे ही क्वालिफिकेशन, मेरे क्वालिफिकेशन है आशीष सर है, मैं तेरे से मांग रहा हूँ मेरे को 80,000 है, आशीष सर 60 में काम करने रेडी हो जाए. सेम क्वालिफिकेशन सेम स्किल. तो प्रॉब्लम ये होता है. एंड अभी भी देयर इज अ डिसबैलेंस. ठीक है, जॉब का सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो ऑब्वियसली प्राइस गिरेगा. प्रोफेशनल भी बहुत बढ़ा रहे हैं ना ये लोग, बढ़ गया है. आई एम टॉकिंग अबाउट सेमी क्वालिफाइड. प्रोफेशनल तो कमाता ही है, नॉट छापता है बट कमाता है. इसलिए तो बोल रहा हूँ सीएस बनो तो वैल्यू है. सेमी क्वालिफाइड का कोई वैल्यू नहीं है. पूछ रहा था मेरे को ऐसे. हाँ, मेरे पहले वाले क्लास में जो मैथ है अटेम्प्ट मला 4 लागले फायनलला. इंटरला पण 3 लागले, पण मी इंटरमध्ये ऍग्रिगेट मध्ये जायचो. मतलब मेरे को 150 लाने का था, मेरे को 140 135. एक बार तो मेरे को इतना मिला था. दोनों ग्रुप दिया था फाइनल का. 800 मार्क्स का पेपर था. 4 मेरे को आया था स्कोर. पासिंग था 400. मैं सब में पास था, ऑल सब्जेक्ट्स पास. एक भी एग्जामिशन नहीं. एक ग्रुप निकल गया था लेकिन नसीब से. 8 मार्क्स से मेरे को वापस 6 महीना गया मेरा. ये मेरा ट्रू स्टोरी है, मैं चाहे तो मार्कशीट बता सकता. सिर्फ 8 मार्क. अभी 400 मार्क लाना है, 8 मार्क कैसे कमाया जाता है? क्या कम पढ़ के गया रहेगा? 8 मार्क का कौन गणित देगा? नसीब ही है वो, होता है ऐसा. बट एक ही भगवान ने एक साइड पे ऐसा लात मारा तो एक ग्रुप निकाल दिया, ग्रुप 2. वो हो गया जो भी मारा, और इधर दे दिया 200 मार्क ग्रुप 1 में. अब हो जा पास. 8 मार्क के लिए वापस अटेम्प्ट देना पड़ा. एंड लाइक आई सेड, एक में भी फेल नहीं था. तो ऐसा नहीं था कि भाई फेल हो गया, 40 नहीं लाया तो यू हैड टू डू समथिंग. एक बार इंटर में आई हैड गॉट 144 सेकेंड अटेम्प्ट में, और तभी अकाउंट्स में 58 मिला. मतलब एग्जामिशन भी नहीं मिला 2 मार्क्स से, और इधर 6 मार्क्स से मेरे को वापस पेपर भी देना पड़ा. तो मेरे को आदत था एग्रीगेट में तो फेल होने वाले हैं. तो मुझे ना वैसे दिमाग से मैंने ये कर दिया एग्रीगेट में उड़ने वाला है बस, पास तो हो जाएगा. बिकॉज फ्रैंकली स्पीकिंग आई वॉज स्मार्ट इनफ कि 40 तो ला देता था. मेरा प्रॉब्लम सिर्फ 40 से 60 का जर्नी था. अगर तुम लोग को देखोगे, तुम्हारे सिनेरियो में 200 मार्क्स लाना है, तुम लोग हर एक में 40 लाओगे तो 160 पहुंच जाओगे. ये 160 से 200 का जो जर्नी है ना, वो ज्यादा डिफिकल्ट है फ्रैंकली स्पीकिंग. और मैं वो डिफिकल्ट सिनेरियो से गुजरा हूं. मेरे को तभी इंटर में, फाइनल में ऐसा कभी नहीं हुआ. फाइनल में या तो मैं फेल होता था स्ट्रेट, 40 के नीचे फेल तो था ही. पर जब पास हुआ तब एक बार 392 आया दोनों ग्रुप देकर. दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई हैड क्लियर्ड इन ऑल सब्जेक्ट्स. अदरवाइज देखा 2 सब्जेक्ट में उड़ता था मैं, क्यों मालूम ही रहता था कि फेल होने वाला है, अपन सिर्फ एग्जामिशन के लिए ट्राई कर रहे हैं. एक सब्जेक्ट में एग्जामिशन लाने का तो पूरा जोर उस पर डाल दिया, बाकी सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं. तो दैट वाज द प्लान, नहीं वर्कआउट हुआ. फिर बाद में मालूम पड़ा ये सब बोलते हैं ना चिंदीगिरी नहीं चलेगा.
पूरा पढ़ के बराबर पढ़ाई करके ही देना पड़ेगा, तो ही शायद अपने नसीब में लिखा है, तभी जाके निकला। और फ्रैंकली स्पीकिंग, पर्सनल लेवल पे मेरे को कोई पूछता है ना, मैं 392 जब आया था ना, तो जो ग्रुप में पास होना चाहिए था ना, जिसके लिए मेहनत किया था, उसमें नहीं हुआ, दूसरे ग्रुप में हो गया। मेरे को भी आज तक नहीं समझा कैसे। एंड जितना पढ़ाई मैंने वो ग्रुप के लिए 392 के लिए किया था, ग्रुप नंबर 1 के लिए, उतना पढ़ाई कॉन्सिक्वेंट अटेम्प्ट के लिए नहीं किया था, बिकॉज आई स्टार्टेड वर्किंग। पर फिर भी उस अटेम्प्ट में निकल गया। तो तारे, मैंने बोला ना, मेरा मेहनत उतना ही रहता था, तब तारे नहीं चमके, बाद में चमक गए। भगवान ने देखा चल कुछ सही कर रहे हैं, कर लेते हैं पास। तो कुछ नहीं कर सकते। एनीवे, चलो क्वेश्चन 20 फटाफट खत्म करते। मिस्टर लॉन्ग, who was a holder of 2000 preference shares of 100 each, on which 75 per share had been called up, could not pay his dues on allotment and first call each at 25 per share. Directors forfeited the above shares and reissued 1500 of such shares to Mr. Short at 65 per share, paid up as 75. Give journal entries. वापस पढ़ो, तब तक मैं बनाता हूं। शांति से पढ़ो, मेरे को समझ गया, तुमको नहीं समझा। पढ़ा क्या? पढ़ो पढ़ो। चलो रेडी, इधर इधर इधर, तुम्हारा डिस्कशन बाद में, पहले ये मेरे साथ डिस्कस कर लो। टोटल शेयर्स 2000 करेक्ट, कॉल्ड अप अमाउंट 75 करेक्ट, उसका बीच 25 रुपया, तो अलॉटमेंट में 25 लिख दिया, फर्स्ट कॉल में 25 लिख दिया, और कॉल्ड अप भी 75 है, तो ऑब्वियसली एप्लीकेशन विल बी 25। समझा क्या? वापस बोलता हूं, इंग्लिश में लिखा है ईच, मतलब अलॉटमेंट 25, यस और नो? यस। फर्स्ट कॉल 25, यस और नो? मतलब 25 प्लस 25 50 हो गया। टोटल कॉल्ड अप कितना है? 75, मतलब एप्लीकेशन पे कितना मांगा होगा? 25, तब जाके 75 होगा। समझा ये? समझा? आगे फाइनल कॉल मांगा है क्या? नहीं, उसके पहले फॉरफिट कर दिया है ना? यस और नो? नाउ एक ध्यान रखो, ये प्रेफरेंस शेयर्स है, तो एंट्री में इक्विटी शेयर के बदले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएगा बस। ठीक है, सो योर फर्स्ट एंट्री विल बी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट। समझा? कितना? समझा? किसी को भी कंफ्यूजन कि 100 है? 2 अलॉटमेंट इन एरियर्स, 2 फर्स्ट कॉल इन एरियर्स, 2 शेयर फॉर फ्यूचर। समझा? सेकेंड एंट्री वेरी क्विकली, 2000 शेयर्स में से 1500 को री इशू कर रहे हैं। समझा? तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट, कितना इनटू व्हाट? तुम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा है, 65 बाकी लोग गर्ल्स पक्का? इधर डिस्काउंट नहीं डेबिट होएगा, इधर डेबिट होएगा शेयर फॉर फ्यूचर। अरे यार, शेयर फॉर फ्यूचर 1500 इंटू 10 टू। गलती से भी इसको ज्यादा मत लेना, ये लोग ने सिर्फ 75 पेड अप का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू किया है। समझा गया? टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1500 इंटू 75। फाइनली वर्किंग शेयर फॉर फ्यूचर में कितना गया? क्यों वर्किंग बना रहा हूं? पहली बात तो री इशू किया तो कैपिटल रिजर्व आएगा, यस और नो?
मेरे को एक बात बताओ, शेयर फॉरफीचर में कितना शेयर्स गया? पहला एंट्री देखो, शेयर फॉरफीचर में गया कितना शेयर्स? सबसे पहला नया नया 2000 इंटू 70 जो भी आएगा, इसका अमाउंट तुम लोग मेरे को बताओगे ना तो ही होएगा। दो पार्ट में डिवाइड होएगा, समझा? एक 1500 शेयर, एक 500 शेयर। शेयर फॉरफीचर का अमाउंट आता है 2000 इंटू 25। एक मिनट, 2000 इंटू 25 कितना होता है? 50,000। चेक करो 25 कैसा आया। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट 2000 टू 75, यहाँ पे 25 रुपया, यहाँ पे 25 रुपया, यहाँ पे 25 रुपया। समझा? तो अब इसको दो पार्ट में डिवाइड करो। किसी को भी कंफ्यूजन है सर ये दो पार्ट में क्यों डिवाइड करते हो आप, तो आंसर है जब भी पार्शियल री इशू होता है ना तब ये करने का। नहीं समझा पार्शियल री इशू क्या होता है? 2000 शेयर से पूरा री इशू हो गया क्या? उसमें से कुछ शेयर री इशू है, तो यहाँ पे आएगा 37,500, यहाँ पे आएगा 12,500। ठीक है, यहाँ पे माइनस डिस्काउंट, ये समझा क्या सबको? एंट्री क्या मारूं? चलो कॉपी करो फास्ट। ऑनलाइन वालों कुछ क्वेरी? आज इतना सारा सम्स भी हो गया, पास करना मांगे, और 1 घंटे का प्रवचन भी हो गया, तुम लोग बहुत बोर हो गए लगे। सेकेंड एंट्री में जो डिस्काउंट मिलता है ना, डिस्काउंट, सेकेंड एंट्री देखो 65 रुपीज का पैसा आया, जो डिस्काउंट आया वो शेयर फॉरफीचर से जाएगा, तो ये 1500 शेयर्स इंटू 10, दिस इज द डिस्काउंट दैट यू हैव गिवन इन सेकेंड एंट्री, तो वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट से माइनस होएगा, तो इसलिए 37,500 में से वो 15,000 माइनस होएगा, इसलिए वहां पे लग करते वो रूल है। ये समझा सबको? लेक्चर ऑनलाइन वालों, चलो मैं लेक्चर को अभी स्टॉप कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग में, बिकॉज दैट इज ऑल फॉर टुडे, बट यू गाइस कैन कंटिन्यू राइटिंग एंड देन लीव व्हेनेवर you guys are done writing, okay?